इस बीच रीना उसके बालों को पीछे की ओर घुमाने और उन्हें रेशमी पट्टी से अच्छी तरह बांधने में लगी रही। लो, उसने धीरे से कहा और संतुष्टि के भाव से पीछे हट गई। जब ओरियन ने अंतः दर्पण में देखा तो वह भी एक क्षण के लिए रुक गया। अरे, अब तो मैं सचमुच एक युवा रईस जैसा दिखता हूं। है गुरुजी, अगर मुझे बेहतर जानकारी नहीं होती तो मैं आपको कोई अतिथि राजकुमार समझ लेता। रीना ने अपनी ठोड़ी पर उंगली रखी और उसके सिर पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन आपके बाल लंबे हो रहे हैं, क्या आप उन्हें लंबे रखने का इरादा रखते हैं, मास्टर? ओरियन ने आईने में अपने थोड़े लंबे बालों को देखा। ठीक है, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा, अभी के लिए वे ठीक है। दूसरी ओर फियोरा उत्सुकता से भरी चमकती आंखों के साथ खड़ी थी। आप क्या सोचते हैं, गुरुजी? ओरियन खड़ा हुआ, अपने चोगे को थोड़ा सा ठीक करते हुए शीशे की ओर बढ़ा और मुड़ा। बुरा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी राज्याभिषेक समारोह में शामिल हो रहा हूं। रीना मुस्कुराई। अच्छा, तुम अकादमी में धमाकेदार एंट्री करने वाले हो। अच्छा होगा कि तुम इसे स्टाइल में करो। 10/10 पोशाक। लेकिन गुरुजी, जरा सोचिए कि जब आप इस तरह अंदर आएंगे तो उन घमंडी रईसों को कितना धक्का लगेगा। मैं तो सोच ही रहा हूं कि रईस बेटियां पहली नजर में ही आपसे प्यार कर बैठेंगी। ओरियन मंद मंद मुस्कुराई। अच्छा, उन्हें मेरा चेहरा याद रखना चाहिए। रही बात कुलीन लड़कियों की, तो मैं समय आने पर उनसे निपट लूंगी। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं दादाजी और दादी की प्रतिक्रिया देखना चाहता हूं, उसने उत्साहित होकर कहा और बाहर की ओर चला गया। रीना और फियोरा ने एक दूसरे की ओर देखा और गर्व से मुस्कुराकर उसके पीछे चली गईं। कमरे से बाहर निकलते ही उसे सेराफ की याद आ गई। अरे रुको, मैं शाम से पहले वापस नहीं आऊंगा, जाने से पहले मुझे सेराफ से मिलना चाहिए। उसने अपने पीछे आ रही 2 लड़कियों से कहा, तुम आगे चलो, मैं 5 मिनट में आता हूं। दोनों ने सिर हिलाया और आगे बढ़ते रहे, जबकि ओरायन ने अपनी दिशा बदली और सेराफ के कमरे की ओर चल पड़ा, जो उसके कमरे के ठीक बगल में था। दस्तक दस्तक। गुड मॉर्निंग, सेराफ। मैं हूं, उसने कहा और एक पल इंतजार किया, क्योंकि उसे दूसरी तरफ से कोई जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसे फिर से उसी जगह बैठा देख उसकी आंखें झपक गईं। क्या वह वहां से हिलती नहीं? क्या वह एक ही जगह स्थिर है? फिर भी वह आगे बढ़ा और उसके सामने बैठ गया। धीरे से उसने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। हालांकि इस बार वह भी उसके पहनावे को देखकर रुक गई। ओरियन ने उसकी प्रतिक्रिया साफ साफ समझ ली और मन ही मन खुश हो गया। है, मैं अच्छी लग रही हूं, है ना? मैं आज अकादमी के प्रवेश समारोह में जाऊंगी, इसलिए मैंने जल्दी आने का फैसला किया क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है। यह कहते हुए उसने मूनबेरीज की प्लेट वापस रख दी, क्योंकि वह पहले वाली प्लेट पहले ही खत्म कर चुकी थी। बिना कोई जवाब दिए वह चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। हालांकि अगर कोई ध्यान से देखे, उसकी शारीरिक भाषा से वे समझ सकते थे कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, वह उसकी दैनिक बातचीत की अधिकाधिक अभ्यस्त होती जा रही थी। और कुछ मिनट बाद वह उठ खड़ा हुआ। बस इतना ही। मुझे जल्दी है, अगली बार और बातें करेंगे, यह कहकर वह हाथ हिलाते हुए गेट की ओर चला गया। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया और उसकी फीकी पड़ती पीठ को देखा। उसकी आंखों की खोई हुई रोशनी कुछ हद तक वापस आ गई, क्योंकि उसने ओरायन द्वारा प्रदान की जा रही वास्तविक गर्माहट को महसूस किया। डाइनिंग रूम की ओर चलते हुए ओरियन ने सेराफ के बारे में सोचा। मैं उसे गर्म करने के और भी करीब पहुंच रहा हूं। और अभी तो इतना भी समय नहीं हुआ है, गुरुजी। कई दिन हो गए, उसने मेरी तरफ सिर भी नहीं हिलाया। उसने मन ही मन सिर हिलाया और सोचा कि बस उसे और वक्त दे दूं। ऐसा नहीं था कि वह और कुछ कर सकता था। उसे यह भी यकीन नहीं था कि वह होश में है या उसकी चेतना में कोई गड़बड़ है। वह बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकता था। जल्द ही वह भोजन कक्ष में पहुंच गया। गेट खोलकर वह अंदर दाखिल हुआ। हाँ, लड़के, अच्छा एल्ड्रिक के शब्द अचानक रुक गए क्योंकि उसकी नजर ओरायन पर पड़ी। सेलीन ने मुड़कर उसकी ओर देखा,
उसकी आंखें सुखद आश्चर्य से चमक रही थीं। सभी नौकरानियां जो कुछ भी कर रही थीं, उसे छोड़कर ओरियन को चौड़ी आंखों से देखने लगीं। खांसी, सुप्रभात, दादाजी, दादी जी। ओरियन ने शांतिपूर्वक उनका अभिवादन करते हुए मन ही मन हंसा। अरे, आज मिस्टर हैंडसम कौन है? सेलिन मुस्कुराई और अपनी कुर्सी से उठकर उसकी ओर बढ़ी। रीना और फियोरा ने आज अच्छा काम किया। तुम तो वाकई किसी राजा जैसी लग रही हो। तुमने मुझे चौंका दिया, दोस्त। मुझे लगा कि किसी ने मेरे पोते को बदल दिया है, एल्ड्रिक ने खुद से हंसते हुए कहा जब वह होश में आया। नौकरानियां शर्मा गईं और जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया तथा अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने लगीं। सेलिन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसे अपनी कुर्सी के पास ले गई। यार, याद रखना, अकादमी में सुंदरियों के चक्कर में मत पड़ना। कई लोग तुम्हें या तो सत्ता पाने के लिए या तुम्हारे रूप रंग के कारण पटाएंगे। ओरियन ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई। क्या वे आर्या और एमिलिया के होते हुए ऐसा करने की हिम्मत करेंगे? है, सेलेन ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुम गलत नहीं हो। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करो कि उन जालों में न फंसो। वाह, तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो। वह बच्चा नहीं है। वह जानता है कि अपना ख्याल कैसे रखना है। दूसरी ओर, एल्ड्रिक उसके बारे में पूरी तरह से चिंतामुक्त था। ओरियन मन ही मन मुस्कुराया। हाँ, मैं पहले से ही 2 महीने से अधिक का हूं। दादाजी सही कह रहे हैं, दादी माँ। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो इतनी आसानी से धोखा खा जाऊंगा। सेलेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। शायद मैं ज्यादा चिंतित हो रही थी। खैर, खा लो। अब से तुम्हें अपना आहार बढ़ा देना चाहिए। मैंने एडगर से तुम्हारे लिए अच्छी क्वालिटी का मांस और सब्जियां खरीदने को कहा है। इनसे पोषण भी मिलेगा। तीनों बातें करते और खाते रहे। ओरियन एक के बाद एक प्लेटें खत्म करता गया और जल्द ही उसका पेट भर गया। खड़े होकर उसने कहा, तो मैं अकादमी जाऊंगा, दादाजी, दादी जी। एल्ड्रिक और सेलेन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और उसे वहां ज्यादा देर तक नहीं रोका। बाहर निकलते हुए उसने देखा कि एडगर और लूकान गाड़ी तैयार करके गेट पर खड़े हैं। हाँ, अपनी महान यात्रा की शुरुआत के लिए तैयार हो जाओ, युवा गुरु, लूकन ने गाड़ी तैयार करते हुए हंसते हुए पूछा। एडगर ने थोड़ा झुककर कहा, यंग मास्टर, यह आपके लिए एक बड़ा दिन होगा। आज नए छात्रों का प्रवेश समारोह होगा। हो सकता है कि आप डीन से भी मिल सकें। ओरियन ने भौहें चढ़ाई। शायद? क्या वह ऐसे समारोहों में नहीं आती? लूकन ने कंधे उचकाते हुए कहा, वह बहुत ही मायावी है। वह अपनी मर्जी से आती जाती है। हमें यकीन नहीं है कि वह आएगी या नहीं। हालांकि 2 वाइस डीन हैं जो उसकी जगह अकादमी के ज्यादातर काम संभालते हैं। ठीक है, जब समय आएगा तब देखूंगा। चलो, अभी चलते हैं। मैं पहले दिन देर नहीं करना चाहता, यह कहकर वह गाड़ी में चढ़ गया। हाँ, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं, युवा स्वामी। प्रवेश समारोह शुरू होने में अभी भी कुछ समय है। उससे पहले भी आपको और भी काम करने होंगे। ल्यूकन हंसा और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। एडगर ने सिर हिलाया और गाड़ी पर चढ़ गया। पहला दिन बहुत मजेदार होगा, युवा गुरु। हालांकि आपको भी पहले दिन से ही कक्षाएं लेनी होंगी। ओरियन ने गाड़ी के अंदर आलस से हाथ बढ़ाया। यह तो बेहतर है। मैं एफिनिटी रून्स बनाना सीखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। एडगर मुस्कुराया और चुप हो गया जैसे ही गाड़ी सेकंडरिंग की सड़कों से आगे बढ़ी। ओरियन ने अपनी कोहनी खिड़की से टिका दी और अपनी ठुड्डी हथेली पर टिका दी। सुबह की धूप शांत राजधानी को रोशन कर रही थी। बाहर सड़कें धीरे धीरे चहल पहल से भर गईं। बच्चे अपने माता पिता के साथ खेल रहे थे, जबकि युवा वयस्क अपने सबसे अच्छे परिधानों में सजे हुए थंडरहॉल अकादमी के बाहरी द्वार की ओर जाने वाले भव्य रास्ते की ओर चल रहे थे। थंडर पीक रॉयल अकादमी की ऊंची दीवारें दूर से दिखाई दे रही थीं, मानो कोई दिव्य किला राजधानी पर नजर रख रहा हो। इतनी दूर से देखने पर यह कोई साधारण अकादमी नहीं लग रही थी, बल्कि यह एक तैरता हुआ युद्ध किला लग रहा था जिसमें राज्य के कुछ सबसे विशिष्ट सैनिक मौजूद थे। ओरियन की काली आंखें ऊप से भीड़ को घूर रही थीं। लड़के लड़कियां कसकर हाथ में किताबें लिए हुए थे, शायद आम लोग
जो अपनी घबराहट से परेशान थे। फिर रईस थे, कुछ घमंड दिखा रहे थे, कुछ गर्व, कुछ उदासीनता, उनमें से बहुत कम ही घबराए हुए थे। उनमें सबसे मजेदार रईस थे जो ऐसे चल रहे थे मानो राज्य उनका हो। बीच बीच में गाड़ियां गुजरती रहीं, जिनमें उच्च पदस्थ कुलीन लोग या धनी परिवारों के प्रतिभाशाली लोग सवार थे। ओरियन की गाड़ी के गुजरते ही कुछ छात्र ईर्ष्या से ऊपर देखने लगे। ओरियन का ध्यान खास तौर पर एक लड़के पर गया, एक दुबला-पतला बच्चा, बड़े बड़े लबादे पहने, अपने ही जूतों में फंस गया, फिर भी आगे चल रहे छात्रों के समूह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वे उसका इंतजार नहीं कर रहे थे, लेकिन ओरियन को उससे कुछ अलग महसूस हो रहा था। उसका लगाव। क्या यह टियर 3 है? उसने सिर झुकाकर असमंजस में सोचा। उसे लड़के में कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन वह ठीक ठीक बता नहीं पा रहा था। वह बस इतना बता पा रहा था कि वह लड़का अपने आसपास के छात्रों से ज्यादा प्रतिभाशाली था। उन्होंने अपना सिर हिलाया और धीरे से हंसे, हर कोई अपनी आंखों में सपने लेकर चल रहा है। कुछ ऊपर उठेंगे, कुछ पर पैर रखा जाएगा। एडगर ने सामने वाली सीट से पीछे मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन विचारमग्न भी। यंग मास्टर, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। अकादमी न सिर्फ प्रतिभाशाली लोगों को प्रशिक्षित करती है, बल्कि उन लोगों को भी छांटती है जो इस रास्ते पर नहीं चल सकते। ओरियन ने शीशे पर अपनी उंगलियां थपथपाईं, उसकी मुस्कान अटल रही। कितना प्यारा लगता है, यह जगह वाकई अच्छी है। लुकान की हंसी आगे की सीट से गूंज रही थी, जो गाड़ी की दीवार से दबी हुई थी। इस बात से घबराए नहीं, युवा गुरु। ज्यादातर लोग चुपचाप नाकाम हो जाते हैं, अपना बोरिया बिस्तर समेट लेते हैं और गुमनामी में लौट जाते हैं। बस कुछ ही लोग टूटी हड्डियां छोड़कर जाते हैं। क्या यह आरामदायक होगा? ओरियन ने रूखेपन से कहा। एडगर मंद मंद मुस्कुराया, युवा गुरु, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रतिभा के बल पर दूसरों से आगे निकल सकते हैं। अकादमी आपके लिए ज्यादा समस्या खड़ी नहीं करेगी। शायद मेरे लिए, ओरियन ने धीरे से कहा। गाड़ी की गति थोड़ी धीमी हो गई और वह बाहरी चौक की ओर बढ़ते लोगों की भीड़ में विलीन हो गई। अकादमी का बाहरी द्वार राक्षसों की तलाश में किसी खामोश कसाई की तरह खड़ा था। ओरियन ने ऊंचे द्वारों को देखा और उत्सुकता से पूछा, अतीत में कितने राक्षसों ने अकादमी में प्रवेश करने की कोशिश की है? एडगर ने अपनी छोटी दाढ़ी पर हाथ फेरा और कुछ देर सोचा, इस गेट के बनने से पहले भी ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं। अकादमी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस गेट के बनने के बाद से लगभग कोई ऐसी त्रासदी दोबारा नहीं हुई। सिर हिलाते हुए उसने फिर से गेट की तरफ देखा। अभी गेट खुला भी नहीं था, फिर भी बाहर भीड़ जमा हो रही थी। कई गार्ड गेट के पास गहरे रंग के भारी कवच पहने खड़े थे और गाड़ियों और पैदल यात्रियों के टैग की जांच कर रहे थे। वे उत्साहित हैं, ओरियन ने छात्रों के चेहरों की ओर देखते हुए धीरे से कहा। एडगर मुस्कुराया, ऐसा होना चाहिए। यह एक नई शुरुआत है, आप सभी के लिए। गाड़ी एकदम रुक गई। लुकान थोड़ा मुड़ा और थोड़ी उत्तेजित आवाज में बोला, हे, यहीं रुकते हैं। थोड़ी देर में गेट खुलेगा और फिर यंग मास्टर अपनी धमाकेदार एंट्री करेंगे। एडगर ने हंसते हुए सिर हिलाया, हाँ, यह देखने में मजेदार दृश्य होगा। वैसे भी ओरिएंटेशन बाद में शुरू होगा। ओरियन उनकी बात सुनकर मुस्कुराया, तो फिर हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। थंडर पीक रॉयल अकादमी के बाहर का चौक धीरे धीरे उत्साह और तनाव के सागर में तब्दील हो रहा था। अकादमी के विशाल तैरते किले की चौकस निगाहों के नीचे सुबह का सूरज पॉलिश किए हुए पत्थर के चौक से परावर्तित हो रहा था। पूरा इलाका जटिल रूनों से उकेरा गया था जो सुप्त ऊर्जा से मंद-मंद झिलमिला रहे थे, स्पष्ट रूप से अकादमी द्वारा ही किलेबंद किए गए थे। दर्जनों छात्र समूहों में बिखरे हुए खड़े थे, साधारण यात्रा लबादों से लेकर अलंकृत कुलीन वस्त्रों तक, सब कुछ पहने हुए, फुसफुसाते हुए, बकबक करते हुए, शेखी बघाड़ते हुए या ऊंचे द्वारों की ओर घबराहट से घूरते हुए। वे द्वार, जो लगभग 10 मीटर ऊंचे थे, स्टॉमस्टील से बने थे और जिन पर हाउस स्टॉमरेंट की शिखा अंकित थी, अब सील कर दिए गए थे, मानो बाढ़ को रोकने वाला कोई दिव्य अवरोध हो। राजघराने ने ही अकादमी को ये द्वार बनवाने में मदद की थी, और इसके बदले में
उन्होंने इस पर अपनी छाप छोड़ी ताकि सबको याद रहे कि अकादमी पर राजघराने का ही नियंत्रण है। यह एक छोटा सा राजनीतिक कदम था जिसे ज्यादातर रईसों ने आसानी से भांप लिया, लेकिन आम जनता को हर जगह छिपे हुए हाथों की चाल का पता नहीं था। अपनी आलीशान ऑब्सीडियन काले रंग की गाड़ी में ओरियन आराम से अपनी सीट पर झुका हुआ भीड़ को बढ़ता हुआ देख रहा था। भीड़ में घोड़ों के खुरों की गड़गड़ाहट और उत्साह की बड़बड़ाहट के बावजूद गाड़ी के अंदर शांति बनी रही। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी उत्सव में आ गया हूं, ओरियन ने प्रसन्नतापूर्वक टिप्पणी की। उसकी ठोड़ी उसके हाथ पर टिकी हुई थी। एडगर उसके सामने बैठा हंसा। कई लोगों के लिए यह उनके जीवन का शिखर होता है। यहां भर्ती होना तो एक सपना ही है। चाहे वे अंदर उठें या गिरें, उन्होंने आम लोगों से कहीं ज्यादा देख लिया है। ओरियन थोड़ा सा हिल गया। उसकी नजर फिर से उस लड़के पर गई जिसे उसने पहले देखा था। वह लड़का जो अपने ही कपड़ों पर लड़खड़ा रहा था, अब भी बाकियों से पीछे चल रहा था। बीच बीच में लड़खड़ाने के बावजूद लड़के ने हार नहीं मानी। वह आगे बढ़ता रहा। अच्छा, देखते हैं वो कितना आगे जा सकता है, ओरियन ने मन ही मन सोचा। लेकिन लड़का जरूरी नहीं था। अभी नहीं। ड्राइवर की सीट से लुकान ने गाड़ी की छत पर थपथपाया। वे चलने लगे हैं। लगता है अब वे गेट खोल रहे हैं। बाहर एक भारी गड़गड़ाहट के साथ थंडर पीक अकादमी के विशाल द्वार खुलने लगे। अकादमी के तंत्र सक्रिय होते ही चौक में एक हल्का कंपन फैल गया, जिससे एक गहरी गूंजती हुई ध्वनि निकली जिसने पूरी हवा को झकझोर दिया। गेट से एक चमकदार चमक निकल रही थी, जिससे पूरी भीड़ आश्चर्य से दंग रह गई। हालांकि ओरियन ने गेट की तरफ अजीब नजरों से देखा। क्या दिखावा है? पिछली बार जब मैं आया था तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक एक करके छात्र आगे बढ़ने लगे और सामने खड़े बख्तरबंद गार्डों को अपने प्रवेश पत्र दिखाने लगे। ज्यादातर आम लोग घबराहट में अपने बैज को पकड़े हुए कांपते हाथों से उन्हें आगे बढ़ा रहे थे। गहरे रंग के भारी कवच और लंबे नीले लबादे पहने पहरेदार हर बैज को एक जादुई क्रिस्टल से स्कैन कर रहे थे और सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दे रहे थे जो मेहराब में जड़े रूनों के चमकते घेरे से गुजर रहे थे। ठीक है, ल्यूकन मुस्कुराते हुए मुड़ा। शो स्टॉपर के आने का समय हो गया है। तुम्हें सचमुच दिखावा करना पसंद है ना? ओरियन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, लेकिन वह भी अपनी आंखों में उत्साह की झलक नहीं छिपा सका। गाड़ी का दरवाजा एक सहज क्लिक के साथ खुल गया और भीतर से ओरायन बाहर आया। तत्काल क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। सूरज की रोशनी उसके शानदार नीले वस्त्रों पर पड़ रही थी, जिससे चांदी की कढ़ाई बिजली की तरह चमक रही थी। उसकी मुद्रा सीधी, शालीन और शांत थी। लंबे काले बाल पीछे की ओर करीने से बंधे हुए, उनका भाव शांत था। न तो अहंकारी, न ही विनम्र, बल्कि इतने मिलनसार कि आम लोग भी उन्हें घूरने की हिम्मत जुटा लेते थे। न तो कोई रईस और न ही कोई राजघराना इतनी सहजता से ऐसा आकर्षण बिखेर सकता था। यहां तक कि जो लोग उसे नहीं जानते थे वे भी रुककर उसे देखने लगे। कौन है वह? एक लड़की ने कांपती हुई आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा। वह किस कुलीन घराने से है? क्या वह कोई राजकुमार आया है? यह बड़बड़ाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। लेकिन ओरायन ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह इत्मीनान से गाड़ी की सीढ़ियां उतरा, रईसों और आम लोगों दोनों को एक नजर भी डाले बिना उनके बीच से गुजरता हुआ। उसकी काली आंखें सिर्फ अकादमी के दरवाजे पर टिकी थीं। भीड़ सहज ही उसके लिए अलग हो गई। छात्र मानो अपनी सहज प्रवृत्ति से मजबूर होकर एक तरफ हट गए। ओरियन ने मुस्कुराहट दबाते हुए मन ही मन सोचा, लंबे बाल वाकई ऑरा फार्मिंग के लिए सबसे अच्छे होते हैं। मैं जरूर यही स्टाइल रखूंगा। हाँ, उनके चेहरे अनमोल थे। कुछ रईसों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, कुछ ने चिढ़कर तो कुछ ने पहचानकर। यह वही है। वह तत्व विचित्र प्राणी, एक ने बुदबुदाया। लेकिन वे इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर सके। ओरियन गेट के पास पहुंचा, अपने गाउन में हाथ डाला और वही धातु का बैज निकाला जो उसने प्रवेश परीक्षा के दौरान पहना था। उसने उसे शांति से गार्ड की ओर बढ़ाया। मुख्य गार्ड थोड़ा सख्त हुआ, लेकिन जल्दी से सिर हिला दिया। प्रवेश सत्यापित।
ओरायन दहलीज से गुजरा। जैसे ही उसने ऐसा किया, ऊपर के सुनहरे निशान फिर से चमक उठे और एक पल के लिए उस पर प्रकाश का एक स्तंभ छा गया। यह पहले वाला स्कैनिंग क्रम था, लेकिन इस बार उसे इसकी कार्यप्रणाली और महत्व का अंदाजा था। वह नहीं हिला। वह नहीं रुका। तो यह दरवाज़ा राक्षसों का पता लगाने के लिए था। अब समझ में आया, उसने सोचा, जैसे ही उसके शरीर में फिर से सनसनी दौड़ गई। उसकी आत्मा में गुदगुदी हुई, लेकिन कोई बेचैनी नहीं। जैसे ही ओरायन थंडरपीक रॉयल अकादमी के द्वार के चमकते हुए अवरोध के पार पहुंचा, प्रकाश शीघ्र ही फीका पड़ गया, उसके पीछे भीड़ की हलचल और बड़बड़ाहट शांत हो गई। अकादमी परिसर का आंतरिक भाग बाहरी दुनिया से अलग था, एक विशाल, आत्मनिर्भर क्षेत्र जो जादुई संरचनाओं से भरा हुआ था। एक चौड़ा खुला रास्ता उनका स्वागत कर रहा था, जिसके कोनों पर घास उगी हुई थी और पत्थर के रास्ते दूरी पर स्थित मुख्य अकादमी भवन की ओर जा रहे थे। अतीत के नायकों और महान पूर्व छात्रों की ऊंची संगमरमर की मूर्तियां किनारों पर खड़ी थीं, उनकी पत्थर जैसी आंखें हमेशा क्षितिज पर टिकी रहती थीं। पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और रास्ते के चारों ओर उगती हरियाली में एक हल्की हवा बह रही थी। ओरियन ने एक पल रुककर सब कुछ निहारा, उसकी काली आंखें हर छोटी बड़ी बात पर नजर गड़ाए हुए थीं। सामने केंद्रीय इमारत उभरी हुई थी, सफेद और काले संगमरमर की एक भव्य संरचना, जिसकी मीनारें गर्व से आसमान तक पहुंच रही थी। सूर्य की रोशनी क्रिस्टलीय खिड़कियों के शीशों से परावर्तित होती थी। यहां तक कि सेकंड रिंग के ड्यूक और मार्क्विस हाउस से तुलना करने पर भी अकादमी की अपनी एक अलग पवित्रता थी। यह तो एक महल जैसा लग रहा है, ओरियन ने धीरे से कहा। है आखिरकार यह शाही धन से बनाया गया था, मास्टर? खुश स्माइली, वी। लुमी ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। चलो पहले प्रशासनिक कार्यालय चलते हैं, ओरियन ने मन ही मन कहा, अपना कॉलर ठीक करते हुए और मुख्य पथ पर कदम रखते हुए, यह नहीं जानते हुए कि उसकी हर गतिविधि पर पहले से ही निगाहें लगी हुई थीं। प्रशासनिक कार्यालय मुख्य भवन के किनारे स्थित था, एक छोटी सी संरचना जिसमें ऊंचे स्तंभ और एक सुनहरी पट्टिका थी जिस पर लिखा था, छात्र मामले और प्रवेश। अंदर का भाग साफ सुथरा और शांत था, और उसमें पुराने कागज और मैना स्याही की हल्की सी खुशबू आ रही थी। जैसे ही ओरियन अंदर आई, रिसेप्शनिस्ट, जो चौकोर चश्मा पहने और चांदी के बालों को कसकर बांधे हुए एक सख्त महिला लग रही थी, ने अपने क्रिस्टल कंसोल से ऊपर देखा। कृपया नाम और पहचान पत्र दिखाइए, उसने तीखे स्वर में कहा। हालांकि वह जल्द ही रुक गई और फिर से उसकी ओर देखने लगी। लेकिन उसने बाहर खड़ी भीड़ की तरह प्रतिक्रिया नहीं दी और जल्दी से खुद को शांत कर लिया। ओरियन हेलस्ट्रॉम, उन्होंने धातु का टोकन सौंपते हुए उत्तर दिया। महिला ने टोकन कंसोल पर रखा और रहस्यमय रून्स के स्कैन से कमरे में एक हल्की गुनगुनाहट गूंज उठी। एक क्षण बाद उसने हल्का सा सिर हिलाया। पुष्टि हो गई। आत्मीयता परिणाम, स्तर 5 प्रकाश और अग्नि और स्तर 4 लकड़ी और पवन। मन चैनल 8। मन क्षमता सर्वोच्च। वर्गीकरण विशेष प्रविष्टि। अब उसने आश्चर्य और एहसास से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। आह! मैं समझ गई। कृपया एक क्षण रुकिए। वह पीछे की ओर चली गई और कुछ ही सेकंड बाद एक युवा स्टाफ सदस्य वहां पहुंचा, एक युवा लड़का जिसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और जिसके हाथ में एक चमड़े का थैला था। ससर ओरियन, मैं आज आपको अकादमी की आवश्यक चीजें सौंप दूंगा, वह हकलाते हुए बोला। ओरियन ने भौहें उठाईं, जरूर। लड़के ने उसे एक सीलबंद स्क्रॉल और स्पिरिट सिल्क में लिपटा एक बंडल दिया। यह रहा आपका कैंपस का नक्शा, यूनिफॉर्म और आपका छात्र बैज, जिस पर आपका नाम और पहचान संख्या लिखी है। उसने दूसरा धातु का टोकन दिया, जो पहले वाले से ज्यादा चिकना था। ओरियन ने उसे खोला और चांदी में उसका नाम उकेरा हुआ था, ओरियन हेलस्ट्रॉम, वर्ष 1, विशेष ग्रेड। अब लड़का हिचकिचाया, घबराहट से अपने टैबलेट पर नजर डालते हुए, क्या आप अकादमी के छात्रावासों में रहने का इरादा रखते हैं? आपको नोबल छात्रावास हॉल के एलीट विंग में नियुक्त किया गया है। हालांकि परिसर के बाहर रहने की भी अनुमति है। ओरियन ने सिर हिलाया, जरूरत नहीं है। मैं अपनी जमीन पर ही रहूंगा। समझ गया। मैं तुम्हें बाहरी निवासी के रूप में पंजीकृत कर दूंगा,
लड़के ने क्रिस्टल स्क्रीन पर थपथपाते हुए कहा। धन्यवाद। ओरियन ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। लड़के ने एक गहरी सांस ली, मानो उसके कंधे से कोई बोझ उतर गया हो। पलटकर उसने देखा कि पीछे से एक सफेद बालों वाली औरत आ रही है। गुरुजी, आपने मुझे उस पर क्यों फेंका? आप जानते हैं कि अनजान रईसों से और उस जैसे ताकतवर और प्रभावशाली व्यक्ति से बातचीत कितनी खतरनाक हो सकती है, उसने आरोप लगाते हुए पूछा। चांदी के बालों वाली महिला ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस यह देखना चाहती थी कि वह एक आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करता है। ऐसा लगता है कि वह उन अच्छे रईसों में से एक है जो आम लोगों के साथ कूड़ा जैसा व्यवहार नहीं करता। ओरायन के व्यवहार को याद करते हुए युवक की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। वह सचमुच वैसा ही दिखता है जैसा एक कुलीन व्यक्ति होना चाहिए, विशेष रूप से उसका मिलनसार आभामंडल। बाम! चांदी के बालों वाली महिला ने कागजों के एक ढेर से युवक पर हल्के से वार किया और फिर बैठ गई। हमारे पास एक महान व्यक्ति के बारे में सोचने के अलावा और भी बहुत काम है। अब काम पर वापस जाओ। युवक ने अपना सिर रगड़ा और अपने काम में लग गया। ओरियन हिलस्ट्रॉम। महिला ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, देखते हैं कि क्या तुम अपनी क्षमता से नशे में धुत होकर एक और निराशा बन जाते हो, या युगों तक याद रखने लायक व्यक्ति बन जाते हो। बाहर आकर उसने नक्शा खोला। लेआउट उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा विशाल था। परीक्षण क्षेत्र, अखाड़ा, व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय, शयनगृह, हर एक का अपना एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र था। विशाल आकार के कारण पूरी संरचना एक छोटे से साम्राज्य जैसी लग रही थी। यह बहुत बड़ी जगह है, गुरुजी। आप इसे पूरे दिन में भी नहीं देख पाएंगे। ओरियन ने नक्शे को फिर से मोड़ा और उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। तो मैं बस खोजबीन नहीं करूंगा। समारोह शुरू होने वाला है। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। सूर्य पहले से ही आसमान में ऊपर चढ़ रहा था और अकादमी के शुद्ध सफेद संगमरमर के रास्तों पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था, जबकि ओरायन आत्मविश्वास से मुख्य भवन की ओर बढ़ रहा था। आगे देखते हुए उसने देखा कि केंद्रीय चौक नजर आ रहा है, जो चारों दिशाओं में जा रहे छात्रों से भरा हुआ है। कुछ समूह उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम की ओर छात्रावासों की ओर बढ़ गए, जबकि कुछ पश्चिम की ओर युद्ध क्षेत्रों की ओर बढ़ गए। कुछ नए लोग समय समय पर भौहें सिकोड़कर अपने मानचित्रों पर नजर डालते थे तथा स्थान ढूंढने की कोशिश करते थे। इसके विपरीत ओरियन पूरी तरह से निश्चिंत दिख रहा था, रास्ते पर शांति से चल रहा था। उसकी नजरें कभी कभी अलग अलग रास्तों और संरचनाओं की ओर घूम जातीं और उन्हें उस नक्शे से मिलातीं जो उसने अपने एक हाथ में ढीला ढाला पकड़ा हुआ था। हालांकि भीड़ की फुसफुसाहटें उसके पीछे पीछे चलती रहीं। यह वही है जिसके 4 संबंध हैं, लाल वस्त्र पहने एक लड़की ने विस्मय से भरी आवाज में अपनी सहेली से धीरे से कहा। देखा ना, जब उसने अपनी 4 खासियतें बताईं तो टीचर्स कितने हैरान रह गए। वो नज़ारा देखने लायक था। एक और छात्रा ने अपना बैज कसकर पकड़े हुए उत्साह से अपनी सहेली से फुसफुसाते हुए कहा। एक कुलीन बालक, जिसके कंधे पर विस्काउंट हाउस का चिन्ह था, ने एक अतिशयोक्तिपूर्ण आह भरते हुए जीभ चटकाई। छी, दिखावा। बस एक और बिगड़ा हुआ कुलीन। देखो, जब वह अपनी प्रतिभा के अनुरूप नहीं रह पाएगा तो कैसे बिखर जाएगा। ओरायन ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। हे, ईर्ष्या से जलो, तुम औसत दर्जे के मूर्ख, उसने मुस्कुराते हुए सोचा और दिखावे के लिए अपने हाथ में नक्शा उलट दिया। अब वह इसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने पहले ही महत्वपूर्ण स्थानों को याद कर लिया था। अब बस मुख्य भवन तक पहुंचना और उद्घाटन समारोह में शामिल होना ही मायने रखता था। लेकिन जैसे ही वह केंद्रीय उद्यान पथ के किनारे पहुंचा, जो सीधे भव्य अकादमी भवन की ओर जाता था, उसके दाहिनी ओर से एक परिचित आवाज सुनाई दी। वाह, भाई ओरियन! आप तो राजकुमार जैसे लग रहे हैं। ओरायन ने मुड़कर अपनी भौहें उठाईं। आर्या वहां खड़ी थी और उसकी आंखों में सितारे चमक रहे थे। वह ओरियन की आकृति को घूर रही थी। उसने गहरे बैंगनी रंग के अकादमी के वस्त्र पहने हुए थे जो उसने खुद के लिए बनवाए थे। उसके लंबे बाल एक कंधे पर एक चिकनी चोटी में बंधे थे। ओरियन ने हंसते हुए कहा, मेरी नौकरानियां चाहती थीं कि मैं अकादमी में अपने पहले दिन ठीक ठाक दिखूं।
इसलिए उन्होंने मुझे तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की। उसके बगल में एमिलिया खड़ी थी, हाथ में भाला लिए अभी भी ओरायन को सावधानी से घूर रही थी। वह कुछ नहीं बोली, पिछली बार की तरह। फिर भी उसकी आंखों में वर्तमान ओरायन को देखते हुए एक हल्की सी चमक थी। आर्या ने धीरे से हंसते हुए सिर हिलाया, ठीक है, वे निश्चित रूप से जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। आप उस हेयर स्टाइल और उन कपड़ों के साथ बिल्कुल सुंदर लग रहे हैं। मैं उन्हें यह जरूर बताऊंगा कि शाही राजकुमारी को मेरे कपड़े बहुत पसंद आए। वह मुस्कुराते हुए एक रईस की तरह नाटकीय ढंग से झुका। आर्या ने हंसते हुए उसके कंधे पर हल्के से हाथ मारा, मेरे सामने इतना नाटकीय अभिनय करने की कोई जरूरत नहीं है। एमिलिया चुपचाप उसे और आर्या की बातचीत को देखती रही। आज वो बहुत सुंदर लग रहा है, लगभग उन साम्राज्यों के राजकुमारों जितना ही। उसका व्यवहार वाकई कमाल का है। तुम उससे शादी करने की कोशिश क्यों नहीं करती, बेटी? शायद तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल हो। चुप रहो। मुझे उज्ज्वल भविष्य के लिए किसी से शादी करने की जरूरत नहीं है, एमिलिया ने बिना सोचे समझे उसे नकार दिया। चलो, तुम भी गलत नहीं हो। आखिरकार, तुम्हारे पास मेरा आदरणीय स्व है। वे मन ही मन झगड़ते रहे, तभी आर्या उनके पास आया और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। चलो। समारोह जल्द ही शुरू होने वाला है। उपडीन भाषण देंगे और मैं सबके पीछे खड़ा नहीं रहना चाहता। कौन तुम्हें आगे की पंक्ति में सीट देने से मना करने की हिम्मत करेगा? ओरियन ने हंसते हुए कहा। जब वे तीनों चौड़े केंद्रीय पथ पर एक साथ चल रहे थे, तो आसपास के छात्र खुद को रोक नहीं पाए और फिर से घूरने लगे, इस बार न केवल ओरियन को, बल्कि समग्र रूप से तीनों को। रुको, क्या वह राजकुमारी है? उसके साथ कौन है? मुझे मत बताओ कि वह उन दोनों को जानता है। अनुचित। वह हेलस्ट्रॉम परिवार से है, इसलिए शायद इसीलिए वे एक दूसरे को जानते हैं। हालांकि तीनों ने आसपास की आवाजों को अनसुना कर दिया और मुख्य भवन की ओर मुख्य मार्ग से आगे बढ़ते रहे, साथ में बातें करते और हंसते रहे। ओरियन ने एमिलिया की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, वह ज्यादा बोलती क्यों नहीं? वह हर समय मूर्ति की तरह व्यवहार करती है। आर्या ने अपने होठों पर हाथ रखा और धीरे से हंसी, है, वह दूसरों के साथ भी ऐसी ही है। जब हम दोनों होते हैं तो वह बहुत खुलकर बात करती है। ओरियन ने सिर हिलाया, जबकि एमिलिया कुछ नहीं बोली। जल्द ही तीनों मुख्य भवन में दाखिल हो गए और आर्या उन्हें सभागार की ओर ले गई। जैसे ही ओरियन, आर्या और एमिलिया ने सभागार में कदम रखा, उनका स्वागत एक भव्य दृश्य से हुआ जिसने तुरंत उनका ध्यान आकर्षित कर लिया। ऑडिटोरियम अपने आप में अद्भुत था। छत से लटके विशाल क्रिस्टल के झूमर अर्धवृत्ताकार पंक्तियों में व्यवस्थित सीटों पर कोमल, जादुई रोशनी बिखेर रहे थे। ऑडिटोरियम के मध्य में एक मंच था, जिस पर बख्तरबंद शूरवीरों की दो बड़ी प्रतिमाएं थीं, जो थंडर पीक रॉयल अकादमी के गौरवशाली प्रतीक चिन्हों को प्रदर्शित करते हुए बैनर पकड़े हुए थे। सैकड़ों छात्र अपनी सीटों पर बैठ चुके थे, उनकी बुदबुदाहट पूरे हॉल में एक निरंतर, उत्साहपूर्ण गुनगुनाहट का रूप ले रही थी। ओरियन, आर्या और एमिलिया को देखते ही फुसफुसाहटें फिर से तेज हो गईं, जो मुश्किल से छिपे हुए उद्गारों में बदल गईं। देखो! क्या यह राजकुमारी आर्या नहीं है? उसे भूल जाओ, उसके बगल में वह सुंदर लड़का कौन है? क्या वे सचमुच साथ साथ चल रहे हैं? वह चार संबंध वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति है ना? धिक्कार है। और लिगेसी स्पीयर बियरर एमिलिया भी उसके साथ है? खैर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वह राजकुमारी की परछाई है। उनके आते ही सबकी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने अपना सिर समूह की ओर घुमाया। आर्या को आगे बढ़ते देख छात्र सहज ही रास्ता साफ करने के लिए एक तरफ हट गए। ओरियन मन ही मन हंसी और उन्हें मिलने वाले विस्मय और ईर्ष्या के भावों का आनंद लिया। मुझे इन घूरने की आदत हो गई है। आपको ऐसी और भी घूरने वाली निगाहें मिलेंगी, इससे पहले कि वे शुद्ध प्रशंसा में बदल जाए। ओरियन ने हंसते हुए सिर हिलाया, वाकई, वे मुझसे तब तक ईर्ष्या करते रहेंगे जब तक उन्हें नहीं लगता कि उनके पास मुझे पकड़ने या मुझसे आगे निकलने का मौका है। जिस दिन उन्हें हमारे बीच की अटूट खाई का एहसास होगा, उसी दिन वे अपनी हार स्वीकार कर लेंगे।
मास्टर सर्वश्रेष्ठ है। सभी जय हो मास्टर। वह सभागार में लगभग हंस पड़े, लेकिन खुद को रोककर बोले, हा हा हा, इसे बंद करो, इससे पहले कि मैं आत्मविश्वास से सीधे अहंकारी हो जाऊं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि ऐसा कुछ न हो। मन ही मन अपना सिर हिलाते हुए उसने आर्या की ओर देखा। उसकी ठोड़ी ऊंची थी और उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। वह स्पष्ट रूप से इस तरह के ध्यान की आदी थी। हालांकि एमिलिया आर्य के दूसरी ओर चल रही थी, उसने अभी भी एक उदासीन मुखौटा पहना हुआ था, फिर भी उसके शांत बाहरी आवरण के नीचे वह थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। इतनी सारी आंखें, एमिलिया ने सोचा। उसकी उंगलियां अनजाने में उसके भाले के चारों ओर कस गईं। उसकी भाले की आवाज धीरे से आह भरती हुई बोली, आराम करो लड़की। आर्या की तरह चलो और शान से चलो। तुम इन लोगों से कम नहीं हो। ओरियन आर्या की ओर थोड़ा झुका और खुशी से फुसफुसाया, मैं उनकी ईर्ष्या की चिंगारी हवा में गूंजती सुन सकता हूं। क्या यह तुम्हारे लिए सामान्य है? आर्या धीरे से हंसी, उसकी बैंगनी आंखें शरारत से चमक रही थीं। उनकी ईर्ष्या और जलन तुम पर है, मुझ पर नहीं। उनके मन में मेरे लिए बस प्रशंसा है। उसके शब्दों पर ओरियन के होंठ फड़क उठे, मैं कितनी भाग्यशाली हूं। पास से स्ट्रॉबेरी सुनहरे बालों वाली एक कुलीन लड़की ने अपनी सहेली से धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, क्या वह ओरियन हेलस्ट्रॉम है? भगवान, वह पास से देखने पर और भी अच्छा लग रहा है। उसके बगल में हाउस थॉर्न की उपाधि वाला एक काले बालों वाला कुलीन लड़का चिढ़कर जीभ चटका रहा था। शांत हो जाओ, क्लेयर। तुम्हारे मुंह से लार टपक रही है। चुप रहो, लुकास, तुम तो बस जल रहे हो, क्लेयर ने लाल गालों के साथ गुस्से से फुसफुसाया। लेकिन उसने अपना सिर घुमाया और लुकास को निर्दयी नजरों से देखा, और तुम यहां क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। लुकास ने दांत पीस लिए और बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। आगे लियोन नाम के एक लड़के ने उत्साह से अपने साथियों से फुसफुसाते हुए कहा, वह राजकुमारी आर्या को व्यक्तिगत रूप से जानता है? शायद उसके बारे में ये अफवाहें अतिरंजित नहीं हैं। चुप रहो, लियोन, माया नाम की एक लड़की फुसफुसाई। वह तुम्हारी आवाज सुन लेगा। खैर, मुझे नहीं लगता कि उसे हमारी बात से कोई आपत्ति होगी। आखिरकार डेन नाम के एक और युवक ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, हर कोई पहले से ही उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने अपने काम से काम रखने का निर्णय लिया। हालांकि ओरियन ने वहां मौजूद किसी भी छात्र पर ध्यान नहीं दिया। वह आर्य के साथ शांतिपूर्वक चलता रहा जब तक कि वे सामने की पंक्ति की आलीशान सीटों तक नहीं पहुंच गए, लेकिन वे सीटें भी अन्य सभी सीटों के समान ही थीं, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अकादमी अपने सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करती है। जैसे ही वे अपनी जगह पर बैठे, ओरियन अपनी सीट पर बैठ गया। आर्या बीच में बैठी थी, ओरियन उसके दाहिनी ओर और एमिलिया बाईं ओर। ओरियन को लगातार अपनी पीठ में घूरती हुई आंखें महसूस हो रही थीं। हाँ, मैंने सचमुच सही हेयर स्टाइल चुना है, उसने आत्मसंतुष्ट होकर सोचा, लापरवाही से अपने पैरों को क्रॉस करके समारोह शुरू होने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही मिनटों बाद सभागार में अचानक भारी सन्नाटा छा गया, जब दो प्रभावशाली आकृतियां विपरीत छोर से तैरते हुए मंच पर आईं। वीरेन नामक एक प्रशिक्षक सबसे पहले आगे आया और स्पष्ट रूप से कहा, सभी लोग वाइस डीन हर्गन और वाइस डीन एलानोरा का स्वागत करने के लिए खड़े हो जाएं। सभी छात्र तेजी से खड़े हो गए, आदरपूर्वक मौन। ओरियन भी उनके साथ शामिल हो गया और उत्सुकता से दोनों उपडीन को देख रहा था। दिलचस्प। कितनी विपरीत आभाएं। एक गुलाब जैसी, दूसरी पुरानी तलवार जैसी। एक महिला बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी उपस्थिति ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह एक परिष्कृत सुंदरता की मालकिन थी। उसने लहराते हुए पन्ने के वस्त्र पहने हुए थे जो उसके परिपक्व, आकर्षक शरीर से सटे हुए थे। उसके रेशमी, काले काले बाल कंधों पर लटक रहे थे जब वह एक आकर्षक, चंचल मुस्कान के साथ छात्रों को देख रही थी, एक ऐसी घातक मुस्कान जिसने सभागार में बैठे पुरुष छात्रों की पीठ सीधी कर दी। यह वाइस डीन एलानोरा थी, स्पिरिट आर्ट्स की विशेषज्ञ और अकादमी के स्पिरिट आर्ट विभाग की सर्वोच्च पदस्थ शिक्षिका। आसपास के राज्यों में उसका भय और आदर है,
क्योंकि अफवाहों के अनुसार उसने एक बार उन लोगों के एक समूह को हरा दिया था जिन्होंने उस पर घात लगाने की कोशिश की थी। और जिस बात ने लोगों को उससे भयभीत किया वह यह थी कि उसने पूरे समूह का नरसंहार कर दिया था, एक ऐसा समूह जो टियर 9 से ऊपर के प्राणियों से बना था। उसके बगल में एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, जिसने गहरे नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था, जिस पर बादलों और गरज के चित्र कशीदाकारी थे। उसकी दाढ़ी उसकी छाती तक पहुंच रही थी, और उसकी आंखें तेज थीं, जिनमें निर्विवाद अधिकार का आभास था। यह वाइस डीन हर्गन था, जो तत्ववादियों के बीच एक किंवदंती था और राज्य के कुछ बेहतरीन जादूगरों को ढालने के लिए आसपास के राज्यों में जाना जाता था। हर्गन सबसे पहले आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन कमरे के हर कोने तक सहजता से पहुंच रही थी। मौन। हॉल ने तुरंत ही आज्ञा मान ली। उसकी नजर धीरे धीरे कमरे पर पड़ी। तुम थंडर पीक रॉयल अकादमी के बीचों बीच खड़े हो। यह कोई अभयारण्य नहीं है। यह तुम्हारा घर नहीं है। यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम बस रहने के लिए आते हो। दर्शकों में से फेलिक्स नाम के एक लड़के ने घबराहट में अपने दोस्त टेस्सा से फुसफुसाते हुए कहा, वह भयानक है। क्या हम यहां जीवित बच पाएंगे? चुप रहो, टेसा ने चिंता से बुदबुदाया। मैंने सुना है कि पिछले साल उसने सिर्फ देर से आने के कारण 3 रईसों को निकाल दिया था। यह अकादमी, हर्गन ने आगे कहा, युद्ध की अराजकता में गढ़ी गई थी। इसका निर्माण उन लोगों को तैयार करने के लिए किया गया था जो राज्यों का नेतृत्व करने, अपने घर की रक्षा करने और उन शापित राक्षसों का सामना करने में सक्षम हो। उसने अपना हाथ उठाया और एक नाम बुदबुदाया, और एक चिंगारी के साथ मंच के ऊपर एक तूफानी बादल छा गया। आप में से जो लोग यहां भर्ती हुए हैं, वे अपने परिवार, कुल और प्रांतों के लिए सबसे बेहतरीन हैं। लेकिन सिर्फ प्रतिभा का कोई मतलब नहीं होता। मैंने प्रतिभाओं को 1 साल के अंदर ही जलते देखा है। बादल फटा, फिर बिखर गया। मुझे तुम्हारे जन्मसिद्ध अधिकार की परवाह नहीं है। नहीं तुम्हारी दौलत की। नहीं तुम्हारे वस्त्रों पर लगे चिन्ह की। यहां सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, और वो है तरक्की। उसने कुछ रईसों की तरफ सीधे देखा, जिससे वे सिहर उठे। 1 साल में आप में से आधे लोग भुला दिए जाएंगे। 2 साल में केवल 1/3 ही बचे रहेंगे। और जब तक आप स्नातक होंगे, अगर आप होंगे, तब तक आप समझ जाएंगे कि जीवित रहने का क्या मतलब है। आर्या शांत भाव से आगे बैठी रही, उसके शब्दों से अप्रभावित। एमिलिया की आंखें तेज हो गईं, और वह चुपचाप भाषण से सहमत हो गई। इस बीच ओरियन ने अपनी ठुड्डी हथेली पर टिका ली और सोचा, हाँ, इसे तो सचमुच तुम्हारे घमंड को हरा दूंगा वाला क्लासिक भाषण रटा हुआ है। क्या वह हर साल यही बोलता है? 2 पंक्तियों पीछे बैठा एक लड़का बुदबुदाया, अगर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या वह हमें डंडों से पीटेगा? शशश, जरा सुनो। वह वाइस डीन हर्गन है। एक लंबे विराम के बाद हर्गन अंततः पीछे हट गया। उनके कठोर भाषण के बाद सन्नाटा छा गया। छात्र असहजता से हिल रहे थे, उनके अडिग शब्दों को सुन रहे थे। प्रशिक्षक वीरेन ने हल्की खांसी की और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए एक बार फिर आगे बढ़ते हुए कहा, धन्यवाद, वाइस डीन हर्गन, इतने स्पष्ट संबोधन के लिए। हर्गन ने शांतिपूर्वक सिर हिलाया और सुंदर वाइस डीन एलानोरा के पास पीछे हट गए। सीट से आर्य ओरियन की ओर झुकी और धीरे से फुसफुसाई, बहुत आकर्षक भाषण था, है ना? ओरियन ने धीरे से हंसते हुए कहा, मुझे यकीन है कि अब हर कोई प्रोत्साहित महसूस कर रहा होगा। उनके पीछे मार्कस नाम का एक नेक छात्र घबराया हुआ सा बोला, वाह, मुझे लग रहा है कि मेरा भविष्य अब खत्म हो रहा है। उसके मित्र हेनरी ने उस पर व्यंग्य करते हुए कहा, मार्कस, तुम्हारे पिता इस अकादमी में तुम्हारा प्रवेश नहीं करा सकते। मार्कस ने वापस घूर कर देखा और आगे कुछ नहीं कहा। ओरियन थोड़ा सा हिल गया, और वाइस डीन एलानोरा के आगे बढ़ने पर उत्सुकता बढ़ गई। उनकी शांत और आकर्षक उपस्थिति ने बेचैन छात्रों को तुरंत शांत कर दिया। यह निश्चित रूप से दिलचस्प होगा, ओरियन ने सोचा। वह 2 शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच के तीव्र अंतर से आश्चर्यचकित था, जो अब अपने शैक्षणिक जीवन का नेतृत्व कर रहे थे। वाइस डीन एलानोरा जैसे ही आगे बढ़ी, उनकी एड़ियां मंच पर टकराईं और उनकी शांत निगाहें पूरे हॉल में घूम गईं। उनके होठों पर एक कोमल,
चिढ़ाने वाली मुस्कान खेल रही थी। यह डरावना संस्करण था, उसने सहजता से कहा, जिससे उसकी घबराहट भरी हंसी फूट पड़ी। मुझे स्वागत वाला संस्करण पेश करने की इजाजत दीजिए। आगे की पंक्ति में बैठे लड़के बिना जाने ही सीधे बैठ गए। यहां थंडर पीक रॉयल अकादमी में एलानोरा ने आगे कहा, तुम्हें कष्ट सहना पड़ेगा, तुम्हारा खून बहेगा, लेकिन तुम विकसित भी होगे। तुम जादू सीखोगे, सच्चा जादू, ऐसा जादू जिससे सेनाएं कांप उठती हैं और राज्य स्थिर हो जाते हैं। उसने अपने हाथ आगे जोड़ लिए, उसकी आंखें कड़कड़ाती बिजली की तरह चमक रही थीं। तुम्हें साथी मिलेंगे, प्रतिद्वंद्वी मिलेंगे, शायद दिल टूटेगा और शायद कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी रक्षा करनी चाहिए। कुछ छात्र घबराहट और उत्साह के मिश्रण से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। एलनोरा और अधिक चमककर मुस्कुराई। चाहे आप प्रतिभाशाली हों या मेहनती, यह याद रखें, हर दिन अकादमी आपको कल से बेहतर बनने का मौका देगी। उस मौके को बर्बाद न करें। उसने अपनी नजरें थोड़ी सी घुमाईं, पहले आर्या से और फिर कुछ देर के लिए ओरियन से नजरें मिलाईं। क्योंकि कभी-कभी भाग्य सामान्य लोगों के बीच कुछ असाधारण चीजें पैदा कर देता है। मुझे आश्चर्य है, आप में से वह अपवाद कौन होगा? छात्रों ने एक साथ सांस ली। उसमें बहुत आकर्षण है, मैं उसे यह बात बता दूंगा, ओरियन ने सोचा, और बिना हिचकिचाए उसकी नजरों से नजरें मिलाते हुए वह मंद मंद मुस्कुराया। थोड़ी देर की शांति के बाद तैरती हुई रोशनियां पुनः पूरी चमक में लौट आईं। वाइस डीन हर्गन फिर आगे आए। अब हम प्रवेश परीक्षा में असाधारण परिणाम प्राप्त करने वाले शीर्ष छात्रों की सूची तैयार करेंगे। जिन छात्रों को बुलाया जाएगा वे मंच पर आएंगे। पूरा माहौल तुरंत बदल गया। भीड़ बेचैन हो गई और वे एक दूसरे को उत्साहित नजरों से देखने लगे। हर कोई जानना चाहता था कि इस साल के टॉप रैंक वाले छात्र कौन थे। एलनोरा ने छात्रों को इतना उत्साहित देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ, प्यारे छात्रों। हम एक एक करके शीर्ष रैंक वाले छात्रों को बुलाएंगे। कुल 9 छात्रों ने असाधारण प्रदर्शन किया है। आर्या उत्सुकता में थोड़ा आगे झुकी, क्या आप उत्साहित हैं? मिस्टर टॉपर, उसने ओरियन से मजाकिया लहजे में पूछा। उन्होंने जवाब में हंसते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि वहां और कौन है। मुझे टेस्ट से केवल सिल्विया याद है। हे, कम से कम हम 3 तो उनमें से हैं, उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा। वाइस डीन एलानोरा की आवाज पूरे सभागार में धीरे धीरे गूंज रही थी, प्रत्येक शब्द रेशम की तरह छात्रों के कानों में उतर रहा था और उनका ध्यान पतंगों की तरह आग की ओर खींच रहा था। ऐसे 10 छात्र हैं जिनका प्रवेश परीक्षाओं के दौरान प्रदर्शन बाकियों से अलग रहा। हालांकि उनकी रैंक 10वें से पहले तक दी गई है, लेकिन याद रखें, ज्यादातर रैंकों के बीच बस थोड़े से अंतर का फर्क है, उन्होंने शांत मुस्कान के साथ कहा। सिर्फ पहले 2 छात्रों के बीच बाकियों से काफी फर्क है। उसने वाइस डीन हर्गन की ओर देखा, जिन्होंने उसकी बात की पुष्टि करते हुए एक सहज संकेत दिया। सभागार में तनाव और गहरा गया, दिलों की धड़कनें तेज हो गईं क्योंकि हर छात्र चुपचाप उम्मीद कर रहा था कि उसका नाम पुकारा जाएगा। चलो शुरू करते हैं, एलानोरा ने मंच से जादुई कागज की एक पतली पर्ची उठाते हुए कहा। सभी छात्र मानो सांस रोके हुए थे। 10वीं रैंक। उसकी आवाज मधुर और शांत थी। केल डस्कफील्ड। छोटे हल्के हरे बालों और हरे रंग की किनारी वाले गाउन वाला एक लंबा, दुबला-पतला लड़का कुलीन सीटों की तीसरी पंक्ति से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर मिश्रित भाव थे, आधा गर्व, आधा शीर्ष 10 में आखिरी होने की शर्मिंदगी। फिर भी हॉल में तालियां गूंज रही थीं। उम्मीदवार केल डस्कफील्ड, एलानोरा ने जोर से पढ़ा। मार्क्वेस हाउस डस्कफील्ड। 5 मन चैनल। मन क्षमता उच्च। टियर 3 पवन आत्मीयता। काले ने दर्शकों की ओर हल्के से सिर हिलाया और अपनी घबराहट को छिपाते हुए आत्मविश्वास के साथ सीढ़ियां चढ़ गया। 9वां, उसने अपनी आंखें पर्ची पर गड़ाए हुए कहा, टावियन ग्रेरिच। आम आदमी की वेशभूषा में एक युवक घबराया हुआ सा खड़ा हुआ। गहरी सांस लेते हुए उसने तैरते हुए मंच की ओर चढ़ने का साहस जुटाया। वह एक आम आदमी था जो राजधानी में पला बढ़ा था और जिसने अपनी मेहनत और प्रतिभा से अकादमी में प्रवेश पाया था। टावियन ग्रेरिच।
थंडर पीक रॉयल अकादमी का छात्र। 5 मन चैनल। मन क्षमता मध्यवर्ती। टियर 3 अग्नि और टियर 2 वायु आत्मीयता। भीड़ ने आपस में बड़बड़ाना शुरू कर दिया जब उन्होंने देखा कि आम आदमी सीढ़ियां चढ़ रहा है। अरे यह तो वही है जो अच्छे अंकों से पास हुआ है, एक छात्र ने अपने दोस्त से फुसफुसाते हुए कहा। समूह में शामिल एक युवा ने धीरे से कहा, मैंने सुना है कि इस वर्ष उसकी प्रतिभा सभी आम लोगों में सर्वश्रेष्ठ है। एक अन्य छात्र, जिसने आम लोगों की पोशाक पहनी हुई थी, ने धीरे से कहा, केवल आम लोग? इस वर्ष प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों में उसकी प्रतिभा सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही चर्चाएं चारों ओर फैल गईं और तावियन तेजी से तैरते हुए मंच की ओर बढ़ा। ऊपर देखते ही उसे विशाल मूर्तियां दिखाई दीं और उसे ऐसा भ्रम हुआ मानो वे उसे ही घूर रही हों। सिर हिलाते हुए उसने अपने कदम तेज कर दिए। 8वीं फेलिरा नोरविन। शहद जैसे सुनहरे बालों वाली एक दुबली पतली लड़की धीरे धीरे ऊपर आई। वह हाउस नोविन की थी, जो एक और मार्क्विस हाउस था जो अपनी चिकित्सा और वनस्पति विज्ञान की क्षमता के लिए जाना जाता था। फेलिरा नोविन। मार्क्विस हाउस नोविन। 5 मन चैनल। मन क्षमता मध्यवर्ती टियर 3 वुड एफिनिटी, टियर 3 वाटर एफिनिटी। फेलिरा ने विनम्रता से अपना सिर झुकाया और शालीनता से मंच पर आकर काले के पास खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को संक्षिप्त अभिवादन दिया। 7वां। एलानोरा की आवाज मनोरंजन से थोड़ी ऊंची हो गई। गैरॉन हैरिंगटन। नीचे वाली सीट से एक चौड़े कंधों वाला युवक खड़ा था। उसके वस्त्र गहरे भूरे और सुनहरे रंग के थे और उसके कंधे पर हाउस हैरिंगटन का चिन्ह था, जो ड्यूक के 3 प्रतिष्ठित सदनों में से एक था। कुछ छात्रों ने फुसफुसाते हुए कहा, आह वाह! थंडर और अर्थ। गैरॉन हैरिंगटन। ड्यूक हाउस हैरिंगटन। 6 मन चैनल। मन क्षमता उच्च। टियर 3 थंडर और टियर 3 अर्थ एफिनिटीज। गैरॉन उदासीन भाव से हाथ पीछे करके आगे बढ़े। ड्यूक हाउस के उत्तराधिकारी के रूप में 7वें स्थान पर होने के बावजूद किसी ने उनका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। उनके विशाल आकार और स्वाभाविक दबाव ने उस गलती को अनाकर्षक बना दिया था। 6ठा। एलानोरा नाम पढ़ते हुए रुकी, फिर उसका चेहरा हल्की मुस्कान से चमक उठा और उसने आगे कहा, एलियास मैरो। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। एक आम आदमी? ड्यूक हाउस के वारिस से ऊपर? पिछली पंक्ति से एक बेफिक्र सा दिखने वाला युवक धीरे से खड़ा हुआ। दुबला-पतला, काले बालों वाला और फटे पुराने कपड़े पहने हुए। वह बिल्कुल भी इस हॉल का नहीं लग रहा था, फिर भी उसका आभा मंडल सबकी नजरों को अपनी ओर खींच रहा था। एलियास मैरो। थंडर पीक रॉयल अकादमी का छात्र। 5 मन चैनल। मन क्षमता उच्च। टियर 3 ग्रेविटी एफिनिटी। सबकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक उन्नत तत्वीय आत्मीयता, एडवांस्ड एलिमेंटल एफिनिटी, उपयोगकर्ता यहां आएगा। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, 6 प्रतिष्ठित उन्नत तत्वों में से एक था, तुलना से परे दुर्लभ। केवल प्रकाश और अंधकार तत्वीय आत्मीयताएं ही उन्नत तत्वीय आत्मीयता से दुर्लभ थीं। ग्रेविटी एफिनिटी? क्या तुम सच में गंभीर हो? 2 लाइट एलिमेंट उपयोगकर्ता पर्याप्त नहीं थे कि स्वर्ग ने हमें एक एडवांस्ड एफिनिटी उपयोगकर्ता भेज दिया। किसी ने मन ही मन गाली दी, दबाव कई गुना बढ़ गया महसूस करते हुए। शशश, जोर से मत कहो। वह अब कोई नहीं रहा। भले ही तुम एक रईस हो, जब वह बड़ा हो जाएगा तो तुम उससे खुद को नहीं बचा पाओगे। जैसे ही वह शांतिपूर्वक आगे बढ़ा, हर जगह धीमी फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। हालांकि ओरियन ने आंखें सिकोड़ ली। यही वह लड़का है जिसे मैंने पहले देखा था, जिसके पास अच्छी प्रतिभा थी, मुझे लगा। दिलचस्प। तो उसमें एडवांस्ड अफिनिटी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे उससे कुछ अलग लगा। लेकिन देखो, वह कितना बदल गया है, गुरुजी। पहले तो वह हर जगह लड़खड़ाता रहता था। ओरियन मन ही मन हंसा, पैसा मिल जाए तो लोग पल भर में बदल जाते हैं। दूसरी तरफ, उसके पास एडवांस्ड अफिनिटी है। क्या मुझे भी एडवांस्ड अफिनिटी दिखानी चाहिए थी? मास्टर, आपने पहले ही टॉप टियर आत्मीयता दिखा दी है।
यह उनके लिए बहुत चौंकाने वाला होगा। ओरायन ने खुशी में अपना सिर हिलाया। इस बीच एलियास तैरते हुए मंच के ऊपर पहुंच गया और वहां मौजूद दूसरे आम आदमी के पास खड़ा हो गया। उन्होंने एक दूसरे को सिर हिलाकर अभिवादन किया। एलियास, एलानोरा ने मुड़कर धीरे से कहा, अगर तुम अपनी आत्मीयता को टियर 4 तक बढ़ा सको तो तुम्हारे पास साम्राज्यों के शीर्ष तक पहुंचने का मौका हो सकता है। यह नामुमकिन सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन चमत्कार होने की संभावना नगण्य है। इसलिए अगर वह समय आए तो उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करना। इलियास का चेहरा गंभीर हो गया और उसने झुककर कहा, मैं आपकी शिक्षा को सदैव याद रखूंगा, टीचर एलानोरा। उसने सिर हिलाया और फिर से कागज पर नजर घुमाई। 5वीं, सिल्विया स्टॉर्मबोल्ट। उसका नाम सुनते ही सभागार एक बार फिर उत्साहपूर्ण बड़बड़ाहट से गूंज उठा। यह स्टॉर्मबोल्ट हाउस की उत्तराधिकारिणी है। मैंने सुना है कि वह 5 साल की उम्र से तलवार चलाने का प्रशिक्षण ले रही है। वह इस समय हमारे वर्ष की सबसे प्रतिभाशाली तलवारबाज हो सकती है। सिल्विया अपनी सीट से शान से उठी। उसके लंबे लाल बाल और तीखी लाल आंखें सामने प्लेटफॉर्म की ओर देख रही थीं और वह शान से उसकी ओर बढ़ रही थी। सिल्विया स्टॉर्मबोल्ट, ड्यूक हाउस स्टॉर्मबोल्ट। 6 मैना चैनल, मैना क्षमता उच्च, टियर 3 थंडर और टियर 3 विंड एफिनिटी। वह मंच पर पहुंची और गैरोन के पास खड़ी हो गई। 4था, एलानोरा ने बिना रुके कहा, मिस ब्लैकवेल। एक काले बालों वाली लड़की धीरे धीरे अपनी सीट से उठी। उसने एक लहराती काली पोशाक पहनी हुई थी जो उसके शरीर से चिपकी हुई थी। उसके सिर पर एक धुंधला सा गाउन घूंघट लटका हुआ था जो उसके पीले, भावहीन चेहरे पर एक हल्की सी परछाई डाल रहा था। उसकी त्वचा चीनी मिट्टी की तरह थी जो उसके होठों पर लगी स्याही जैसी काली लिपस्टिक से और भी ज्यादा उभर कर आ रही थी। उसकी आंखों में गहरा काजल लगा था जो उसकी आंखों की पुतलियों के गहरे कालेपन से मेल खा रहा था, और उसके नाखून चमकदार और गहरे काले, हल्के से चमक रहे थे जब उसका हाथ उसके वस्त्र से छू रहा था। उसके हर कदम पर भीड़ की धड़कनें डर और घबराहट से तेज हो जाती। उसके गुजरते ही कुछ छात्र सिहर उठे, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे एक पल से ज्यादा घूरे, क्योंकि सबकी नजरें हट गईं। मिस ब्लैकवेल, ड्यूक हाउस ब्लैकवेल। 6 मन चैनल, मन क्षमता उच्च, टियर 3 थंडर और टियर 3 शैडो एफिनिटी। क्या बकवास है। एक और एडवांस्ड एफिनिटी उपयोगकर्ता, एक छात्र इस पीढ़ी में पैदा होने के लिए अफसोस के आंसू रोने लगा। यहां क्या हो रहा है? हमारे ज़माने में इतने सारे राक्षस क्यों पनप रहे हैं? कुछ छात्रों का तो अकादमी छोड़ने का मन भी हो रहा था। आखिरकार, भले ही उनके पास टियर 2 एफिनिटी थी, फिर भी उनकी नींव और मंच पर कदम रखने वाले इन कुछ राक्षसों की नींव के बीच काफी अंतर था। इस बीच निस तैरते हुए मंच के शीर्ष पर चढ़ गया और वहां अकेला खड़ा हो गया, सबसे दूर। वह गोथ राज परिवार जैसी है, किसी ने विस्मय से फुसफुसाया। थंडर और शैडो, क्या भयानक जोड़ी है, एक और बुदबुदाया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे उसे हाउस ब्लैकवेल का सनकी कहते हैं। ओरियन ने चमकती आंखों से उसकी ओर देखा। धिक्कार है, एक जाहिल बदमाश। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। हे गुरु, वो आपके लिए बिल्कुल सही लग रही है। उन शांत और उदासीन आंखों को देखिए, मानो यहां हर कोई उसके नीचे है। आप उसके लिए एकदम सही जोड़ीदार होंगे। ओरियन मन ही मन हंसी। शांत हो जाओ, मुझे उसके व्यवहार वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता। कौन जाने हम दोनों में तालमेल है भी या नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। एलनोरा ने निस की तरफ देखकर मीठी मुस्कान दी, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। भीड़ को कुछ सेकंड शांत होने का समय देने के बाद उसने अपनी बात जारी रखी। तीसरी। थोड़ा रुककर वह मंद मुस्कुराई। एमिलिया एशबोर्न। छात्रों ने एक दूसरे को आंखें फाड़कर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसे ड्यूक के उत्तराधिकारियों से भी ऊपर स्थान मिलेगा। वह वास्तव में उस हथियार पर खरी उतरती है। भाला संत की बेटी। वह भाले के साथ एक राक्षस है।
मैंने सुना है कि वह अपने हथियार के साथ सिल्विया जितनी ही कुशल है। ओरियन के पास बैठी आर्या थोड़ा झुकी और फुसफुसाई, वह इस सम्मान की हकदार है। वह 5 साल की उम्र से ही पागलों की तरह प्रशिक्षण ले रही है। ओरियन ने धीरे से मुस्कुराकर सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, ठीक है, उसे तुम्हारे जैसे राक्षस से मुकाबला करना होगा। बेशक उसे कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। एमिलिया अपनी अपरिवर्तित अभिव्यक्ति के साथ शांतिपूर्वक अपनी सीट से उठी। एमिलिया एशबोर्न, हाउस एशबोर्न। 6 मन चैनल। मन क्षमता उच्च, टियर 3 थंडर और टियर 3 वाटर एफिनिटी। वह शांतिपूर्वक मंच पर चढ़ गई और सिल्विया और गैरोन के साथ खड़ी हो गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। एलानोरा ने एमिलिया की ओर सिर हिलाया और पढ़ना जारी रखा। अब हमारी दूसरी रैंक वाली छात्रा के बारे में, जो हमारी अकादमी के इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक है, वह रुकी और गहरी सांस ली, आर्या स्टॉर्मरिंड। भीड़ ने सांस रोककर उसे देखा और फिर जयकारे और तालियां बजाईं। कुलीन और आम लोग सभी खड़े होकर उसका स्वागत करने लगे। हालांकि आर्या अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। है, मैं अब आपको वहां ऊपर देखूंगी, भाई ओरियन। वह धीरे से हंसी और मंच की ओर चढ़ने लगी। ओरियन ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसे मंच पर चढ़ते हुए देखा। आर्या स्टॉर्मरिंड, रॉयल हाउस स्टॉर्मरिंड। 7 मन चैनल। मन क्षमता शिखर, टियर 4 लाइट और टियर 4 थंडर एफिनिटी। उसने धीरे से घोषणा की और मुस्कुराते हुए आर्या की ओर सिर हिलाया। आर्या ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और एमिलिया के पास जाकर खड़े होने से पहले धीरे से झुकी। उसके वहां जाते ही पूरी भीड़ शांत हो गई। उनकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई क्योंकि उन्हें पता था कि कौन बचा है वह असामान्यता जो 4 तत्वों के साथ जागृत हुई है, जो राज्य के इतिहास में सबसे चमकदार सितारों में से एक है। एलानोरा की नजरें ओरियन की ओर मुड़ गईं, उसके होंठों पर एक चंचल मुस्कान आ गई, और अंत में वह जिसने प्रवेश परीक्षा में निर्विवाद रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। ओरियन हेलस्ट्रॉम का स्वागत है। वह ऐसे चिल्लाई जैसे कोई बॉक्सिंग रिंग में प्रवेश कर रहा हो। ओरियन मुस्कुराया और खड़ा हो गया, जिससे मंच के ऊपर से सभी की नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा। उम्मीदवार ओरियन हेलस्ट्रॉम, नोबल हाउस हेलस्ट्रॉम। 8 मन चैनल। मन क्षमता सर्वोच्च स्तर, स्तर 5 अग्नि, स्तर 5 प्रकाश, स्तर 4 लकड़ी और स्तर 4 पवन आत्मीयता। वाइस डीन एलानोरा से उनके परिणाम की पुष्टि सुनकर पूरी भीड़ एक बार फिर खुशी से झूम उठी। 6 प्लांट प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रानायल को बनाया मेगा बिजनेस। अन्ना डेलवे की सच्ची कहानी। ओसी अभिनेता और अभिनेत्रियां अब वे कहाँ हैं? हे भगवान, अभी भी वही हाल है। मुझे तो टेस्टिंग ऑब में खराबी आने की आशंका थी, एक कुलीन परिवार के लड़के ने अफसोस के साथ कहा। अरे, क्या तुम्हें पता है कि बड़ा होने पर वह हमारे राज्य को कितनी राजनीतिक शक्ति देगा? हम सबसे मजबूत मानव साम्राज्य बन जाएंगे। एक अलग कुलीन परिवार के एक और युवक ने उसे सीधे डांटा। हाँ, लेकिन हो सकता है कि हम उस समय कुलीन न हों, पहले कुलीन ने सोचते हुए कहा, जिससे दूसरा कुलीन भी चुप हो गया। सीटों के दूसरे भाग में छात्रों का एक समूह अविश्वास से सामने की ओर देख रहा था। 4 उच्च स्तरीय संबंध, 8 मन चैनल और सर्वोच्च श्रेणी की मन क्षमता। नीले बालों वाली एक लड़की धीरे से बोली। उसकी बराबरी कौन कर सकता है? उसके बगल में बैठे एक अन्य वृद्ध छात्र ने सिर हिलाकर कहा, साम्राज्य में भी उसके स्तर की प्रतिभा पाना कठिन होगा, इस राज्य में तो और भी अधिक। हाँ, हेलस्ट्रॉम्स को तो वाकई सोना मिल गया। एक दूसरे मौके पर एक उच्च कुलीन परिवार का युवक सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ओरियन धीरे धीरे अपने हाथ पीठ के पीछे करके मंच पर चढ़ा। उसके लहराते काले बाल किसी दिव्य आरोहण का चित्र बना रहे थे। सभी छात्र सांस रोककर उसे देख रहे थे। उसे ईर्ष्या, जलन, प्रशंसा और वासना की लहरें भी महसूस हो रही थीं। उसने पलटकर देखा तो आम और रईस, दोनों तरह की लड़कियां उसे थोड़ी गर्म निगाहों से देख रही थीं। उसके होंठ फड़क रहे थे और वह तेजी से कदम बढ़ा रहा था।
आगे देखते ही उसने देखा कि दो विशाल मूर्तियां ध्वज थामे शान से खड़ी हैं। मंच के शीर्ष पर पहुंचते हुए उसने सोचा, आखिरकार अब यहां चमकने की मेरी बारी है। हे। आपने सब पा लिया, गुरुजी। प्रथम स्थान। बेशक, मैंने किया। मेरे नतीजों से बेहतर और कौन हो सकता था? एलानोरा ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा, यह देखकर कि वह सीधे आर्या की तरफ गया और उसके पास खड़ा हो गया। हालांकि सिर्फ निस ही थी जिसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह अब भी उदासीनता से वहीं खड़ी थी। यहां तक कि गैरोन ने भी उनकी प्रतिभा और पृष्ठभूमि के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उनकी ओर सिर हिलाया। एलनोरा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ताली बजाई। इस साल के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों, थंडर पीक रॉयल अकादमी में आपका स्वागत है। आपके बैच में शायद पिछले सैकड़ों सालों में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लोग हैं। तो अब, वह चंचल मुस्कान के साथ बोली, चलिए उन पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं जो शीर्ष 10 को अपनी प्रतिभा का ऐसा असाधारण प्रदर्शन करने के लिए मिलेंगे। अब, रैंक 10 से 4 तक, उनमें से प्रत्येक को एक कस्टम मेड आर्मामेंट वाउचर मिलेगा। वे इसका उपयोग हमारी अकादमी के रून स्मिथ से अपने लिए टियर 7 आर्मामेंट बनवाने के लिए कर सकते हैं। रैंक 2 और 3 को टियर 8 आर्मामेंट के लिए समान वाउचर मिलेगा, जबकि ओरियन, जो पहले रैंक का व्यक्ति है, को रैंक 9 आर्मामेंट के लिए वाउचर मिलेगा। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि आर्केनियम, या यूं कहें कि थंडर पीक रॉयल अकादमी की लाइब्रेरी से मंत्र पुस्तकें प्राप्त करने का अधिकार भी। पहले की तरह 10वीं से 4वीं रैंक वालों को पहली मंजिल तक पहुंच मिलेगी और वे एक मंत्र पुस्तक ले जा सकेंगे। तीसरी और दूसरी रैंक वालों को दूसरी मंजिल तक पहुंच मिलेगी और वे अपने साथ 2 मंत्र पुस्तकें ले जा सकेंगे। ओरियन को तीसरी मंजिल तक पहुंच मिलेगी और वे अपने साथ 3 मंत्र पुस्तकें ले जा सकेंगे। वाइस डीन हर्गन एक बार फिर उसके पास आए और जहां से उन्होंने छोड़ा था, वहीं से आगे बोले, और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को ओरिजिन मैना पूल में प्रवेश करने का विशेषाधिकार प्राप्त होगा। धमाका! उनके शब्दों ने भीड़ में इतनी गहरी स्तब्धता फैला दी कि मंच पर खड़े लोगों की भी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से चौड़ी हो गईं। अकादमी ने अपने इतिहास में कभी भी ओरिजिन मैना पूल के इस्तेमाल का अधिकार सिर्फ प्रवेश परीक्षा के लिए नहीं दिया था। केवल ट्रांसेंडेंट टैबलेट रैंकिंग में शीर्ष पर मौजूद प्रतिभाशाली लोग ही इस तक पहुंच पाते थे। आर्या को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। राज्य की शाही राजकुमारी होने के नाते उसने एक बार मूल मनकुंड में स्नान किया था और वह उस अद्भुत अनुभूति को अब तक नहीं भूल पाई थी। लेकिन तब से उसने फिर कभी उसमें प्रवेश नहीं किया था, अपनी कोशिशों से ऐसा करना चाहती थी। नाइस की उदासीनता अंततः टूट गई जब उसने ओरियन को दिलचस्पी से देखा। ओरियन! हो! के लड़की, देखा। उसे पहले ही ओरिजिनल मैना पूल में एंट्री मिल चुकी है। मैं कह रही हूं, तुम्हारे पास अभी भी समय है। एक बार जब उसे और औरतें मिल जाएंगी, तो शायद तुम्हें उसके करीब आने का मौका न मिले। भाला एमिलिया के कान में ऐसे फुसफुसाया जैसे कोई शैतान किसी मनुष्य को लुभा रहा हो। चुप रहो। यह निर्णय मुझे ही लेना है, उसने जिद करते हुए कहा। जो तुम्हारी मर्जी। जब बहुत देर हो जाए तो मेरे पास रोने मत आना। इस बीच नीचे बैठे छात्रों के बीच एक अलग ही तूफान उठ रहा था। हर कोई ईर्ष्या और जलन में पागल हो रहा था, उसे मिले इस बेतुके अवसर पर, सिर्फ उसकी बेतुकी प्रतिभा की वजह से। दूसरी ओर, ओरियन बस शांत दृष्टि से देख रहा था, एक साधारण कारण से, उसे नहीं पता था कि ओरिजिन मैना पूल क्या था। शांत हो जाओ, हर्गन की आवाज पूरे सभागार में गूंज उठी और तुरंत सभी चुप हो गए। बस बहुत हो गया। जो कहना था कह दिया गया। जो देना था दे दिया गया। जाओ, उसने पीछे मुड़कर जाने से पहले सख्ती से आदेश दिया। एलानोरा भीड़ की ओर मुड़ी और मजाकिया अंदाज में मुस्कुराई, लगता है वाइस डीन हर्गन काफी व्यस्त है। इसलिए आज हम यही बात खत्म करते हैं। आपको निकलकर अपनी अपनी कक्षाओं का ध्यान रखना चाहिए। वह मुड़ी और जाने लगी, लेकिन फिर रुककर वापस मुड़ी। और एक बात, आप सब अपने शिक्षकों से पूछ सकते हैं कि हम यहाँ छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं। आखिरकार, यह सिर्फ नाम की अकादमी है। हमारे छात्रों को यथासंभव रचनात्मक स्वतंत्रता देने के लिए नियम काफी ढीले हैं।
बिना किसी और विलंब के वह बिजली की चिंगारी की तरह फैल गई, जिससे भीड़ की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक छात्र ने प्रशंसा भरी सांस लेते हुए कहा, वह सचमुच वाइसडीन है। बहुत रहस्यमय और आकर्षक। उसके दोस्त ने उसे जल्दी से कोहनी मारते हुए कहा, चुप हो जाओ, या तुम चाहते हो कि हम पहले ही दिन निशाना बन जाएं? पहले व्यक्ति ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और घबराहट से इधर-उधर देखने लगा। मंच के ऊपर बैठे चमत्कारी लोग भी तितर-बितर होने लगे। ओरियन ने एलियास को जाते हुए कुछ देर तक देखा। फिर उसकी नजर निस की ओर गई, जो उसी उदासीन भाव से उसे देख रही थी, हालांकि अब उसकी आंखों में कुछ और था। जिज्ञासा की एक चमक। आर्य ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ ओरियन की ओर मुड़कर कहा, देखो, एक ही दिन में अकादमी का सबसे चर्चित विषय कौन बन गया। इन पुरस्कारों के साथ सभी कुलीन घराने तुम्हारा ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से ओरिजिन मैनापूल। ओरियन ने उसकी तरफ देखा और भौहें चढ़ा दीं। ओरिजिन मैनापूल? मुझे आश्चर्य है कि क्या यह मेरे लिए कारगर होगा। उसने जानकारी ढूंढने की कोशिश की, बिना उसे यह बताए कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आर्य ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ मारा और हंसते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? ओरिजिन मैनापूल हमारे राज्य के सबसे अच्छे खजानों में से एक है। उसने आह भरी और अपनी शुरुआती झिड़की छोड़ दी। मैं समझ गया। तो यह असल में क्या करता है? पहली बार इसके बारे में सुन रहा हूं। एमिलिया और आर्या ने उसकी ओर थोड़ी चौड़ी आंखों से देखा। भाई ओरियन, तुम्हें नहीं पता कि ओरिजिनल मैनापूल क्या है? ओरियन ने अपने हाथ फैलाए और कंधे उचकाए, जिससे स्पष्ट हो गया कि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। आर्य ने धीरे से अपना सिर हिलाया, आप अकादमी में कैसे पहुंच सकते हैं और यह नहीं जानते? क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि वह क्या है, बजाय इसके कि मुझे भून डालो? उसका मन तो हुआ कि वह उसके सिर पर तमाचा मार दे, लेकिन जब वे सभागार से बाहर की ओर जाने लगे तो उसने खुद को रोक लिया। एमिलिया उन दोनों के पीछे पीछे चल रही थी और बीच बीच में चुपचाप ओरियन की पीठ को देखती रहती थी, क्योंकि उसे अभी अभी मिले अजीबोगरीब पुरस्कारों की याद आ रही थी। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको इसके बारे में लाइब्रेरी में पढ़ना चाहिए। लेकिन मुख्य बात यह है कि यह मन के चैनलों को मजबूत कर सकता है, बुनियाद को मजबूत कर सकता है, थोड़े समय के लिए समझने की क्षमता बढ़ा सकता है और चेतना के सागर को भर सकता है। इसके और भी कई फायदे हैं, लेकिन ये मुख्य हैं, उसने उसे बताया जब वे ऑडिटोरियम और फिर मुख्य भवन से बाहर निकले। वे एक बार फिर अकादमी के सजेजे रास्ते पर आ गए, जहां छात्र मुख्य भवन से आते जाते थे। आर्य ने दिशा चुनी और समूह को आगे ले गए। अच्छा, तो ये वाकई बहुत अच्छी चीज है, ओरियन ने सिर हिलाया। उसे बात का सार समझ आ गया था, लेकिन फिर भी वो इसके बारे में विस्तार से पढ़ना चाहता था ताकि इस मौके का पूरा फायदा उठा सके। ठीक है, मैं बाद में इस पर विचार करूंगा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? कक्षाएं? मुझे एफिनिटी रून फॉर्मेशन कक्षाओं में रुचि है, उन्होंने पूछा। बस मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगी, वह चंचल मुस्कान के साथ बोली, जबकि समूह विशाल अकादमी से होकर आगे बढ़ रहा था। रास्ते फिर से चहल पहल से भर गए। छात्र पत्थर से बने रास्तों पर घूम रहे थे और समारोह, पुरस्कारों और खासकर ओरियन हेलस्ट्रॉम नामक अद्भुत प्रतिभा के बारे में उत्साह से बातें कर रहे थे। जब वह गुजरा तो कुछ लोग उसे घूरते रहे और अपने दोस्तों से फुसफुसाते रहे, जबकि अन्य लोगों ने उसकी ओर देखते ही तुरंत नजरें फेर लीं। आर्या, जो हमेशा शांत रहती थी, अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए, थोड़ा आगे चल रही थी और मन ही मन गुनगुना रही थी। एमिलिया, हमेशा की तरह, अपने शांत, अस्पष्ट भाव के साथ उसके पीछे चल रही थी, लेकिन ओरियन समझ गया कि उसके विचार शांत नहीं थे। वह बस यह नहीं समझ पा रहा था कि वे इतने अस्तव्यस्त क्यों लग रहे थे। तो आर्या ने उन्हें पहले से अलग रास्ते पर ले जाते हुए कहा, हम उस खुले मैदान की ओर जा रहे हैं जहां छात्र क्लबों का आयोजन होता है। हर साल प्रवेश समारोह के बाद पुराने छात्र बूथ लगाते हैं और होनहार नए छात्रों को भर्ती करने की कोशिश करते हैं। ओरियन ने भौहें चढ़ाई, तो यह नीलामी बाजार जैसा है, लेकिन प्रतिभा के लिए? आर्या ने हंसते हुए कहा, कुछ हद तक। लेकिन यह एक परंपरा भी है।
इनमें से कुछ क्लबों की अपनी विशिष्ट विरासत है। इनमें से किसी एक में जल्दी शामिल होने से आपको निजी प्रशिक्षकों, बेहतर सुविधाओं और कभी-कभी विशेष प्रशिक्षण मैदानों तक पहुंच मिल सकती है। ओह, मजा आ रहा है। गुरुजी, क्या आप भी इसमें शामिल होने वाले हैं? हम अभी पक्का नहीं। पहले देखते हैं कि वहां किस तरह के क्लब हैं। जैसे ही वे फाउंटेन प्लाजा से आगे बढ़े, क्लब क्षेत्र की जीवंत ऊर्जा ने उन्हें लहर की तरह प्रभावित किया। भव्य खुले गलियारे में दर्जनों स्टॉल लगाए गए थे, हर एक को चटकीले रंगों, जादुई गहनों और अपनी अपनी खासियतों का विज्ञापन करते तैरते हुए चिन्हों से सजाया गया था। उत्साही सीनियर्स पास से गुजर रहे छात्रों को आवाज लगा रहे थे, एलिमेंटल कॉम्बैट सोसाइटी में शामिल हों। एक युद्ध जादूगर की तरह तत्वों को चलाना सीखें। हमारा स्पिरिट बीस्ट टैमिंग क्लब अभी भी टियर 3 एफिनिटी छात्रों को स्वीकार कर रहा है। कीमिया पेवेलियन नए कीमिया प्रशिक्षुओं को स्टार्टर किट की पेशकश कर रहा है। अधिक विलक्षण पक्ष से, ओरायन ने द कल्ट ऑफ द आर्किन डक नामक एक तंबू भी देखा। उसने बुद्धिमानी से इसे टाल दिया। कुछ क्लब अधिक विवेकशील थे, लेकिन स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित थे, जैसे कि एक सुनहरे छत्र के नीचे सुलेख में लिखे एक चिन्ह के साथ, हेरिटेज प्रोफेशन गिल्ड, रून्स, एरे, फॉर्मेशंस। वाह! ओरियन बुदबुदाया, उसकी नजरें बूथों पर घूम रही थी। यह जगह वाकई कमाल की है। आर्या उसके बगल में मुस्कुराई। ज्यादातर छात्र या तो किसी क्लब में शामिल हो जाते हैं या उन्हें किसी क्लब में बुलाया जाता है। जाहिर है, टॉप 10 छात्रों की बेतहाशा तलाश की जाएगी। मानो इशारा मिलते ही, सुनहरे रंग की बेल्ट पहने एक लंबा चौड़ा सीनियर उनके पास आया। माफ कीजिए, ओरियन हेलस्ट्रॉम, है ना? ओरायन रुक गया और थोड़ा मुड़ गया। मैं ट्विन ब्लेड ड्यूलिस्ट सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करता हूं, सीनियर ने आश्चर्यजनक विनम्रता से झुकते हुए कहा। हमारे उपकप्तान आपके प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे आपको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करने के लिए कहा। हम निजी द्वंद्व युद्ध मैदानों में पूरी पहुंच प्रदान करते हैं और हम आपको हर समय आपके स्तर का एक स्पैरिंग पार्टनर दे सकते हैं। ओरियन के कुछ बोलने से पहले ही एक और सीनियर आ गई। ये एक महिला थी जिनके कानों में पन्ने जैसे बाल थे और लहंगे पहने हुए थे। प्रिय ओरियन हेलस्ट्रॉम, हमारे एरे क्राफ्टर्स गिल्ड को आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी होगी। हमें विश्वास है कि आपकी तरह का कोई भी व्यक्ति हमारे साथ रूनिक फॉर्मेशंस सीखकर बहुत खुश होगा। एक एक करके छात्रों ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है और अधिक भर्तीकर्ता उनके पास आने लगे। उफ, आर्या हंसी। लगता है भेड़ियों को अपना शिकार मिल गया है। वे मुझे भी अनदेखा कर रहे हैं, अपनी राजकुमारी को भी। ओरियन ने विनम्रता से हर एक की ओर मुस्कुराकर देखा और उनकी बातें सुनी, लेकिन प्रत्येक क्लब के साथ उन्हें बढ़ती हुई अरुचि महसूस हुई। ज्यादातर प्रतिष्ठित थे, हाँ। कुछ तो अनोखे फायदे भी देते थे, लेकिन कोई भी उसकी गति से मेल नहीं खाता था। वे सभी संरचित, नियमों से बंधे या बहुत संकीर्ण रूप से केंद्रित लग रहे थे। उसने अपनी ठोड़ी रगड़ी और अंत में कहा, माफ कीजिए, मैं किसी क्लब में शामिल होने की योजना नहीं बना रहा हूं। वरिष्ठों का पूरा समूह भ्रम में पड़ गया। आप किसी में शामिल नहीं हो रहे हैं? एक ने हिचकिचाते हुए पूछा। नहीं, ओरियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। या तो मैं किसी में शामिल नहीं होऊंगा या फिर एक बना लूंगा। सभी छात्र स्तब्ध रह गए और चुपचाप उसके बारे में अपनी धारणा का पुनर्मूल्यांकन करने लगे। आर्या भी उसके बगल में खड़ी हैरानी से पलके झपकाने लगी। तुम कोई क्लब बनाने वाले हो? क्यों नहीं, ओरियन ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। इनमें से कोई भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं बस अपनी जगह बनाऊंगा और अपनी गति से काम करूंगा। जो भी आना चाहे, बाद में जुड़ सकता है। मास्टर अपना गुट बना ही रहे हैं। जाओ जाओ जाओ। एमिलिया की आंखें हल्की सी दिलचस्पी से चमक उठीं। दरअसल, वह अकादमी में पहले ही दिन स्थापित कुलीन गुटों से भिड़ना चाहता है। वह सचमुच पागल है। या यूं कहें कि उसे रईसों की कोई परवाह ही नहीं है। अपनी प्रतिभा के बल पर, अगर वह अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाए, तो शाही परिवार भी उसके लिए कुछ खास नहीं होगा। हो सकता है कि उसकी प्रतिभा उस राक्षसी प्राणी
डॉन के सबसे करीब हो। सर डॉन। मुझे आश्चर्य है कि वह वास्तव में कहाँ से आया है, एमिलिया ने मन ही मन सोचा। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से आया था। एक दिन वह अचानक प्रकट हुआ और मानवता का उदय हो गया। उसने मानव जाति को उसके सबसे खूनी युद्धों में नेतृत्व दिया और राक्षसों के खिलाफ एक के बाद एक जीत हासिल की। वह किसी राज्य या साम्राज्य से संबंधित नहीं है ना? हाँ, वह मानवता का निर्विवाद राजा है। तीनों सम्राटों को भी उसके सामने झुकना होगा। दोनों बातें करते रहे और आर्या ने ओरियन की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं मदद करूंगी। क्लब रजिस्टर करने के लिए तुम्हें 3 सदस्यों की जरूरत होगी। मुझे भी शामिल कर लो। ओरियन धीरे से मुस्कुराया, उसे पहले से ही उसके जवाब का इंतजार था। क्या तुम्हारा कोई अपना गुट नहीं है जिसमें तुम शामिल हो सको? मैं भी इसमें शामिल होने वाली थी, उसने जवाब दिया, लेकिन यह तो कहीं अधिक मजेदार लग रहा है। उसने सिर हिलाया और एमिलिया की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक पल की खामोशी के बाद चुपचाप आगे बढ़ गई। मैं भी शामिल होंगी, उसने धीरे से कहा। ओरियन ने आश्चर्य से भौहें चढ़ाई। शायद यह पहली बार था जब उसने उसे बोलते सुना था, लेकिन उसकी आवाज सुनने का यह एक अच्छा मौका भी था। वह हंसा और सिर हिलाया, तो मुझे लगता है हमारे क्लब की नींव पड़ गई है। आर्या खिलखिलाकर हंसी। अब आता है मजेदार हिस्सा, नामकरण। ओरियन जोर से हंसा, अभी तो बहुत जल्दी है। हमें पहले सोचना होगा कि हम इस क्लब में क्या करना चाहते हैं और देखना होगा कि क्या किसी और को इसमें दिलचस्पी है। आर्या ने समझ में सिर हिलाया। बाकी सभी लोग चले गए थे क्योंकि उन्हें अपने गुट को नए क्लब के बारे में बताना था। हे, मेरा अपना क्लब है ना? चलो इसे कुछ महान बनाते हैं। लेकिन आपके पास गुट का नाम भी नहीं है, गुरुजी। डिग्री। मुझे जल्द ही एक मिल जाएगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इससे पहले कि समूह ने खोज जारी रखी। जैसे जैसे तीनों रास्ते पर आगे बढ़ते गए, क्लब जोन की शोरगुल उनके पीछे फीकी पड़ गई। खिले हुए फूलों और बिखरे पत्तों की खुशबू लिए एक हल्की हवा उनकी ओर बह रही थी। ओरियन के अपने क्लब बनाने की घोषणा सुनकर कई छात्र दूर से ही उसके पीछे पीछे आ गए और आपस में फुसफुसाने लगे। अफवाहें पहले से ही जंगल की आग की तरह फैल रही थी। वह आदमी, क्या वह सचमुच राजकुमारी और स्पीयरसेंट की बेटी के साथ एक क्लब बनाने जा रहा है? मैंने सुना है कि उसके पास 4 संबंध और 8 मन चैनल हैं। सर्वोच्च क्षमता भी। कल ही हम कुलीन गुटों को लेकर चिंतित थे। अब एक राक्षस अपना गुट बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुलीन गुट किसी दूसरे गुट को अस्तित्व में आने देंगे? आखिरकार, संसाधन सीमित हैं। यह हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। इस बातचीत के बीच एक तीखी आवाज हवा के झोंके की तरह हवा में गूंज उठी। अरे, तुम ओरियन हेलस्ट्रॉम। पत्थर के रास्ते पर ये शब्द गूंज रहे थे, जिससे कई छात्र वहीं रुक गए। भीड़ सहज ही स्रोत की ओर मुड़ी और एक दुबले-पतले युवक को देखा, जिसकी आंखें संकरी और बाल चांदी जैसे थे। उनकी वर्दी में थोड़ा बदलाव किया गया था, उनकी आस्तीन पर हवा के चित्र बनाए गए थे, तथा उनके बैज पर स्पष्ट रूप से उन्हें टियर 1 अवेकन के रूप में चिह्नित किया गया था। उनके दोनों ओर 2 अन्य कुलीन छात्र खड़े थे, दोनों ही बड़ी मुश्किल से छिपी हुई दुर्भावना के साथ मुस्कुरा रहे थे। आर्य ने भौहें चढ़ाई, ये लोग कौन हैं? ओरायन ने अपनी भौहें उठाईं और जैसे ही छात्र आगे बढ़ा, वह वहीं रुक गया। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? ओरियन ने अपनी बाहें मोड़ते हुए शांति से पूछा। चांदी के बालों वाले छात्र ने व्यंग्य किया, मैं एरोन विंथोर्न हूं। मैं विंथोर्न हाउस का प्रतिनिधित्व करता हूं, एक विस्काउंट नोबल हाउस। और मुझे यह पसंद नहीं कि तुम अकादमी के राजा की तरह घूमो। ओरियन ने पलकें झपकाईं। हूं। मुझे नहीं पता था कि दोस्तों के साथ घूमने से मैं राजा बन जाऊंगा। एरोन का व्यंग्य और गहरा गया। तुम्हें लगता है कि एक आकर्षक प्रवेश परीक्षा की वजह से तुम हमसे बेहतर हो? तुम्हें लगता है कि बिना खुद को साबित किए तुम अपना गुट बना सकते हो? क्यों न हम अभी यहीं तुम्हारी ताकत पर रख लें, असली आदमियों की तरह?
इस चुनौती ने उत्साहित फुसफुसाहटों की एक और लहर पैदा कर दी। लड़ाई? पहले से? अरे यार, ये तो एरोन विंथोर्न है। ये कुछ महीने पहले ही जागा है। विंड एफिनिटी, टियर 3। इसे पहले ही नोबल सोसाइटी में भर्ती किया जा चुका है। आर्या तुरंत आगे बढ़ी। क्या तुम सच में किसी ऐसे व्यक्ति से झगड़ा कर रही हो जिसने अभी तक क्लास भी शुरू नहीं की है? उसने तो अभी तक अपना आत्मीयता रून भी नहीं बनाया है। राजकुमारी, उसने आदरपूर्वक सिर झुकाया, संपूर्ण सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि यदि वह यहां अपना गुट बनाना चाहता है तो उसे कुछ योग्यता दिखानी होगी। और इसके अलावा, अगर उस राक्षस ने अपना रून बना लिया होता, तो क्या मैं उसे चुनौती देने की हिम्मत कर पाता? मुझे बस उसे अभी हराना है ताकि मैं यंग मास्टर से इनाम पा सकूं और अपना नाम भी बना सकूं, उसने मन ही मन सोचा, खुद पर खुश होकर। ओरियन ने विचारमग्न होकर एरोन की ओर देखा और अपनी दृष्टि आर्या की ओर घुमाते हुए कहा, यह ठीक है। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें यकीन है? वह सचमुच एक जागृति करता है। पवन आकर्षण उसे अविश्वसनीय गति और गतिशीलता देता है। यह युद्ध विराम जैसा नहीं है। ओरियन मंद मंद मुस्कुराई, मुझे पता है। लेकिन मैं खुद को भी जानती हूं। एमिलिया ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, फिर एरोन की तरफ। भाले पर उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत हुई, पर वह कुछ नहीं बोली। एरोन मुस्कुराया, तो तुम चुनौती स्वीकार कर रहे हो? ओरियन ने सिर हिलाया, रास्ता दिखाओ। छात्र तेजी से तितर-बितर हो गए, और यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। जैसे ही वे युद्ध अभ्यास मैदान के पास, नजदीकी द्वंद्व युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़े, आर्या चिंता में अपने होंठ काटते हुए ओरियन के साथ चल रही थी। मैंने सुना है कि एरोन बहुत तेज है। शायद नए बैच के छात्रों में से वह लड़ने में सबसे अच्छा है। मेरे पास एक योजना है, ओरियन ने अपनी कनपटी पर 2 उंगलियां थपथपाते हुए कहा। आर्या उलझन में दिखी, योजना? ओरियन मुस्कुराया, तुम देखोगे। अखाड़ा एक ऊंचे गोलाकार मंच के रूप में दिखाई दे रहा था जिस पर जगह-जगह रून अंकित थे। पूरा मंच अवेकन्स की लड़ाइयों के आघातों को झेलने के लिए मजबूत बनाया गया था। दर्जनों छात्र पहले से ही इकट्ठे होकर शो देखने के लिए बेंचों पर चढ़ गए थे या एक तरफ खड़े हो गए थे। द्वंद्व युद्ध अधिकारी चांदी के फ्रेम वाले चश्मे वाले एक शांत प्रशिक्षक थे, जिन्होंने एक बार सिर हिलाया। मानक गैरघातक द्वंद्व युद्ध नियम। स्थायी चोट से ज्यादा शारीरिक क्षति वर्जित है। पहले मंच से उतरना, आत्मसमर्पण करना या लड़ने की क्षमता खोना, हारना। ओरियन ने उलझन में प्रशिक्षक की ओर देखा। पहले प्रशासनिक कार्यालय में वह शिक्षक था और अब वह, आखिर उनकी आंखें कैसे खराब हो जाती हैं कि उन्हें चश्मे की जरूरत पड़ती है। यह तो जादू की दुनिया है, भगवान के लिए। ये तो खास खिताने हैं, गुरुजी। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले, हमें उस बेवकूफ को दिखाना होगा कि यहां बॉस कौन है। एरोन नाटकीय अंदाज में प्लेटफॉर्म पर कूदा, जिससे उसके जूतों के नीचे हवा का झोंका आ गया। वह मुस्कुराया, कम से कम 1 मिनट टिकने की कोशिश करो। ओरियन आगे बढ़ा, हाथ पीठ के पीछे, होठों पर एक सहज मुस्कान। जैसे ही उसका पैर मंच पर पड़ा, फिर से सन्नाटा छा गया। उसने सचमुच इसे स्वीकार कर लिया। आर्य ने भीड़ के किनारे से ऊपर देखा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। है, मास्टर उसे बर्बाद कर देंगे। अखाड़ा तनाव से गूंज उठा जब ओरायन रून उत्कीर्ण द्वंद्व मंच के एक छोर पर शांतिपूर्वक खड़ा था। उसकी कमर पर एक तलवार बंधी हुई थी जिसे उसने अभी अभी निकाला था, उसकी पीठ सीधी थी, उसके काले बाल हवा में हल्के से लहरा रहे थे। मुझे हैरानी है, उसे मुझ पर निशाना साधने की हिम्मत कहाँ से मिली? क्या उसे डर नहीं लगता कि अगर मैं एक तुच्छ इंसान होता, तो ताकतवर बनकर उसकी जिंदगी नर्क बना देता? ओरियन मन ही मन सवाल करने से खुद को नहीं रोक पाया। मालिक, आप इन बिगड़े हुए रईसों की अक्लमंदी को जरूरत से ज्यादा आंकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आसमान भी गिर जाए तो उनका साथ संभाल लेगा। हाँ, उन्हें अपने छोटे छोटे भ्रमों में जीना पसंद है। सिर हिलाते हुए वह आगे की लड़ाई के लिए तैयार हो गया। उसके सामने एरोन विंथोर्न एक पतली रून अंकित छड़ी से अहंकारी निगाहों से खेल रहा था, मानो ओरायन को हराना पहले से ही निश्चित था। ठीक है, गुरुजी,
ज्यादा मत रोकिए। आइए इन लोगों को थोड़ा सा अनुभव कराए कि जब वे ड्रैगन को छूते हैं तो क्या होता है। चलो पहले देखते हैं कि इस टियर एक अवेकन के पास क्या है। ओरियन ने मन ही मन उत्तर दिया। प्रशिक्षक ने हाथ उठाया और कहा, शुरू करो। तुरंत ही एरोन का शरीर हवा के झोंके से झिलमिला उठा, उसके वस्त्र फड़फड़ाने लगे। जैसे ही वह पीछे की ओर कूदा और अपनी छड़ी उठा ली। पवन आत्माओं, मेरी पुकार पर ध्यान दो, उस ब्लेड से जो आकाश को चीरता है। गेल कटर। ओरियन की आंखें सिकुड़ गईं। मंत्र जप रहा हूं। यही मेरा मौका है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह आगे बढ़ा और एक तेज धातु जैसी फुफकार के साथ अपनी बगल से तलवार खींच ली। यह कोई चमकदार तलवार नहीं थी, बस अकादमी द्वारा जारी की गई एक सामान्य तलवार थी। लेकिन ओरियन की पकड़ में यह खतरनाक रूप से घातक लग रही थी। जैसे ही एरोन ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया, ओरायन एक शिकारी की तरह अपने शिकार पर झपटा और मंत्र पूरा होने से पहले ही एरोन के कंधे पर ब्लेड का निशाना साधकर उसे निहत्था कर दिया। बहुत धीरे एरोन बुदबुदाया, जिससे उसकी उंगलियों में बंधा एक पतला धातु का धागा दिखाई दिया। एक झटके से उसकी आस्तीन से एक सुई जैसी तीर निकली। तीर लगने से ठीक 1 सेकंड पहले ओरियन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने दौड़ते हुए अपना शरीर घुमाया, बाल बाल तीर से बच निकला, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। एरोन को बस अपना मंत्र पूरा करने का समय मिल गया। गेल कटर। एरोन की छड़ी से हवा का एक कटावदार चाप आगे की ओर फूट पड़ा। हवा हिंसक रूप से सीटी बजाती हुई अंतरिक्ष में एक धारदार अर्धचंद्र की तरह फैल गई। ओरायन मुड़ गया और एक ओर झुक गया। विस्फोट उससे कुछ इंच की दूरी से गुजरा, लेकिन शॉकवेव ने फिर भी उसके कंधे को छू लिया और उसे प्लेटफॉर्म पर फिसलने पर मजबूर कर दिया। वह दांत पीसते हुए नीचे झुक गया। यह बहुत नजदीक था। मैं लगभग प्लेटफॉर्म से गिर गया था। आर्या ने अपनी उंगलियां अपने वस्त्रों पर कसकर जकड़े हुए देखा। वह मंत्र, वह शुद्ध था। एरोन सिर्फ तेज ही नहीं, अनुभवी भी है। जबकि भाई ओरियन। वह रुक गई, उसे साफ दिख रहा था कि उसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं है। मास्टर। वो चालाक है, घटिया शॉट्स और ध्यान भटकाने वाली बातें करता है। क्या तुम उस छोटे मच्छर को ऐसे ही डंक मारने दोगे? मैंने बहुत कुछ देख लिया है, ओरियन ने धीरे से कहा। उसकी आंखें तेज हो गईं और वह धीरे धीरे वापस खड़ा हो गया। उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं, ब्लेड पर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई, फिर ठीक हुई। फिर एक हल्की सांस छोड़ते हुए उसने मन ही मन सोचा, मैंने काफी समय तक खुद को दबाया है। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, उसके चारों ओर की दुनिया बदल गई। रंग फीके पड़ गए, आवाजें फीकी पड़ गईं। बस उसे अपनी धड़कन की स्थिर लय सुनाई दे रही थी। फिर सब कुछ उलट गया, रंग एकदम जीवंत हो गए और वह हर आवाज, हर ध्वनि को एकदम साफ पहचान सकता था। उसके सामने सब कुछ एक पल के लिए धीमा पड़ गया। एरोन के शरीर की मुद्रा, उसके कंधों का हल्का सा हिलना, उसकी उंगलियों का लचीलापन, सब कुछ उसे साफ दिखाई देने लगा। दर्शकों को सब कुछ वैसा ही लग रहा था। ओरियन स्थिर खड़ा था। हालांकि कुछ गहरी नजर वाले लोग देख सकते थे कि उसमें कुछ बदलाव आया है, लेकिन कोई भी यह नहीं बता पा रहा था कि क्या बदलाव आया है। यहां तक कि आर्य भी असमंजस में उसकी ओर देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बदल गया है। मुझे उससे खतरा महसूस हो रहा है। एमिलिया के भाले ने धीरे से उससे कहा। हाँ, यह कैसे संभव है? उसने अभी तक अपना आत्मीयता रून भी नहीं बनाया है। एमिलिया को इस बार अपने भाले की बेतुकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। कुछ बदला है। अभी अभी कुछ बदला है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। उसका आभामंडल अब बेकाबू हो गया है। मानो कोई राक्षस अभी अभी पिंजरे से आजाद हुआ हो। आगे से सावधान रहना। हो सकता है वह दिखने में जितना शांत है, उतना न हो। एमिलिया की पकड़ भाले पर मजबूत हो गई। वह चिंतित भाव से आर्या की ओर देख रही थी। दूसरी ओर ओरायन ने अंततः अपनी ड्रैगन प्रवृत्ति को पूरी तरह से मुक्त कर दिया था, तथा अपने मन को हर समय सचेत रूप से उसे दबाने की चिंता से मुक्त कर लिया था। हाँ, ये अच्छा लग रहा है।
लेकिन उसने फिर एरोन की तरफ देखा, हालांकि इस बार उसकी आंखों में गुस्से की झलक थी। इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? गुरुजी, आपको शांत होने और इस समय जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उसने गहरी सांस ली, फिर चलना शुरू किया। एरोन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्या तुम हार मान रहे हो?